यह एक लो लेवल स्पिरिचुअल फील्ड होता है जिसमें सिर्फ ऑर्डिनरी लिंगमी ही उगाई जा सकती है और वक्त के साथ इसका आखिरी अंजाम एक वेस्टलैंड बन जाना ही होता है। लेकिन जब मैं इसे पहली बार देखता हूँ तब मैं अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगाकर इसे रेंट पर ले लेता हूँ, जिस पर मैं इसमें वो ऑर्डिनरी रेमी भर देता हूँ जिसके बारे में पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था। और ये देखकर सब लोग चुपके से मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि मैं सिर्फ रेमी हार्वेस्ट नहीं कर रहा होता बल्कि साथ ही साथ ऐसी चीजें भी कलेक्ट कर रहा होता हूँ जिन्हें वो लोग देख भी नहीं सकते हैं, जिस पर मैं एक लंबी सी जम्हाई लेता हूँ। इस वक्त मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता हूँ, मेरी आंखें लाल हो रही होती हैं और मैं अपनी छोटी सी सेविंग्स लेकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा होता हूँ। फिर जब मैं बाहर निकलता हूँ तब जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर पड़ोस वाले कोर्टयार्ड की तरफ देखता हूँ, जिस पर मुझे फिर से गुस्सा आने लगता है क्योंकि पड़ोस में रहने वाली कल्टीवेटर एक जवान लड़की होती है और काफी खूबसूरत भी लगती है, लेकिन हर 3 या 5 दिन में वो किसी मेल कल्टीवेटर को रात बिताने के लिए अपने घर लेकर आती है और पिछली रात तो उसने पूरी रात ही नहीं सोने दिया था। यह सोचकर मैं दांत भींच लेता हूँ और मन ही मन कसम खाता हूँ कि यहाँ के घरों की साउंड प्रूफिंग बहुत ही बेकार है, क्योंकि पिछली रात बगल वाली केव से आती हुई आवाजें मेरे खून को उल्टा बहने पर मजबूर कर देती हैं और मेरा दिल तो लगभग केव किलन के अंदर ही बाहर निकलने वाला था, जिस पर मेरे पास पूरी रात जागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। फिर मैं 1000 बार अपने मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ और खुद को समझाता रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे याद आता है कि आज भी स्पिरिचुअल फील्ड में एंडलेस काम बाकी पड़ा है, वैसे ही मेरा मूड और ज्यादा खराब होने लगता है। इस दुनिया में आए हुए मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरी कल्टीवेशन अभी तक सिर्फ प्रैक्टिस की 7th लेयर पर ही अटकी हुई है। मेरी 4 नाइट्स ग्रेट स्पिरिचुअल रूट भी कोई खास नहीं होती है, जिस पर अगर मुझे कोई स्पेशल मौका नहीं मिलता तो मैं चाहे मरते दम तक प्रैक्टिस करता रहूं फिर भी अगले लेवल तक नहीं पहुंच सकता हूं। और इसी वजह से अब मैं सेक्टी के अंदर सिर्फ 3 मदर्स स्पिरिचुअल फील्ड का एक स्पिरिचुअल फार्मर बनकर रह गया हूं। फिर आज स्पिरिचुअल राइस हार्वेस्ट का दिन भी आ जाता है, जिसका मतलब यह होता है कि ऊपर से लोग स्पिरिचुअल राइस कलेक्ट करने के लिए आने वाले हैं, जिस पर पीछे से एक आवाज आती है, अरे शाओचिंग, आज इतनी सुबह ही काम पर लग गए, लगता है इस बार की स्पिरिचुअल राइस की क्रॉप काफी अच्छी हुई है। मैं मुड़कर देखता हूँ और एली के पास डमलिंग्स के बारे में सोच रहा चांगशी मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा होता है, जिस पर मैं भी मजबूरी में कमाने ने एक फीकी सी स्माइल दे देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, अच्छी कहाँ है, तुम तो जानते ही हो कि मेरी कल्टीवेशन अभी सिर्फ 7th लेवल पर है और लिंग्यू जुए भी मैंने बस 1 महीने पहले बिगिनर लेवल तक ही सीखी है, मैं उसे कुछ ही बार यूज कर पाता हूँ। जिस पर मैं थोड़ा रुक कर कहता हूँ, ऊपर से मेरा स्पिरिचुअल सेंस भी बहुत कमजोर है, ऐसे में इस साल हार्वेस्ट अच्छी होगी ऐसा सोच पाना भी मुश्किल है। यह सुनकर चांगशी हंसने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम चाहो तो बाद में हमारे साथ फायर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सई लाओजियो यह सुनकर बस होंठ सिकोड़ लेता है और उसका जवाब बहुत ही वेग होता है। इसके कुछ देर बाद स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर खड़े होकर मैं अपनी जमीन के एक हिस्से को देखता हूँ और मेरा मन अचानक बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ की गोल्डन येलो स्पिरिचुअल डाव बाकी जमीन से पूरी तरह अलग दिख रही होती है। अगर कोई दूसरा इंसान इसे देखता तो उसे यही लगता कि मैं यहाँ के सीडलिंग्स पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन इसकी असली वजह सिर्फ मुझे पता होती है, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत कम है और मैं बहुत कम बार स्पेल कास्ट कर पाता हूँ, जिस पर मैं अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान होने लगता हूँ। फिर मैं सिर हिलाता हूँ और स्पिरिचुअल राइस हार्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। कुछ देर बाद मेरे शरीर का सारा मन लगभग खत्म हो जाता है और मेरी हालत किसी थके हुए कुत्ते जैसी हो जाती है, लेकिन जैसे ही मैं अपना पसीना पोंछता हूँ तभी दूर से एक मैजिक वेपन के हवा चीरते हुए आने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर ऊपर से एक ग्रीन लीफ बोट नीचे उतरती है। फिर उसमें से डू हाइफू बाहर आता है और शियाओ चिंग को देखकर कहता है, तुमने तो काफी जल्दी सारा स्पिरिचुअल राइस कलेक्ट कर लिया, जिस पर लू हाइफू के चेहरे पर एक हल्की सी सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। फिर वो अपनी कमर पर बंधे स्टोरेज बैग को थपथपाता है और उसमें से एक मैजिक वेपन निकालकर यूज करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल राइस का वजन करने लगता है। 80 पाउंड स्पिरिचुअल राइस 2 दिन में हार्वेस्ट किया गया। फिर वो दूसरी तरफ देखकर कहता है, 70% क्वालिटी यानी 196 पाउंड। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। फिर वो कहता है, रुको, ये सही नहीं है, पिछली सीजन के मुकाबले इसमें 50 पाउंड कम स्पिरिचुअल राइस क्यों है? जिस पर वो अपनी बुलेटिन निकालता है, उसमें कुछ चेक करता है और फिर ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखने लगता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर मैं जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालता हूँ और एक छोटा सा टाइट बैग निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ, जिस पर मैं जल्दी से कहता हूँ, सीनियर डू, मुझे माफ कर दीजिए, ये आधा बैग स्पिरिचुअल राइस है, इसे आप थोड़ा स्नैक्स समझकर रख लीजिए और इस बार मुझे छोड़ दीजिए। हालांकि यह करते वक्त मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उस बैग के अंदर मेरी लगभग पूरी सेविंग्स रखी हुई होती है। डू हाइफू वह बैग ले लेता है, फिर उसे हाथ में थोड़ा सा हिलाता है और उसके बाद उसका एटीट्यूड पहले से काफी नरम हो जाता है। फिर वो कहता है, सिर्फ इस बार के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा दोबारा मत करना। जिस पर वो हाथ उठाकर आगे वेव करता है और उसके सामने रखे बड़े बड़े स्पिरिचुअल राइस के बैग्स तुरंत गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो मेरी तरफ देखकर कहता है, तुम ऐसे ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते, मुझे लगता है तुम भी कुछ न कुछ सुन चुके होगे। फिर वो थोड़ा रुकता है और कहता है, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मुझे अभी खबर मिली है कि इस साल की रैंकिंग बदल दी गई है। सबसे नीचे वाले 10 लाइव्स स्पिरिट फार्मर को फ्रंट लाइन
बैटल कैंप में भेजा जाएगा ताकि वहां मैन पावर पूरी की जा सके। यह सुनते ही मैं वहीं का वहीं जम जाता हूँ। डू हाइफू इतना कहकर मेरी तरफ दोबारा देखता भी नहीं है और अपनी लीफ बोट लेकर वहां से चला जाता है, जिस पर मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रह जाता हूँ। फिर मैं बचा हुआ स्पिरिचुअल राइस उठाता हूँ और उसे अपने घर वापस लेकर जाने लगता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह बिखर चुका होता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल राइस प्रोडक्शन को देखकर इस बार मैं 100% उन सबसे नीचे रैंक वाले लोगों में आने वाला हूँ। और स्पिरिट फेदर गेट का बैटल कैंप ऐसा प्लेस होता है जहाँ लोगों के मरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वहां का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे का कलर बदल जाता है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर मेरे जैसे लो लेवल कल्टीवेटर को सिर्फ रास्ता दिखाने वाला कैनन फोडर माना जाता है, जिस पर मैं अंदर ही अंदर डरने लगता हूँ और बार बार सिर्फ एक ही बात सोचता रहता हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बैटल कैंप में जाकर कैनन फोडर नहीं बनना चाहता। मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। फिर मैं काफी देर तक यही सोचता रहता हूँ और इसी सोच में धीरे धीरे मेरी आंख लग जाती है, जिस पर एक अजीब सी रोशनी मेरी आंखों के सामने चमकने लगती है। वो रोशनी मेरी सोल के अंदर तक चली जाती है और फिर मैं एक बहुत लंबा सपना देखने लगता हूँ। उस सपने में हर तरह के अजीब प्लांट्स दिखाई देते हैं, जिस पर ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई मिरेकल मिल गया हो और वो सब अनबिलीवेबल स्पीड से पागलों की तरह बढ़ने लगते हैं। फिर मुझे महसूस होता है कि यह दिन कभी ना कभी आना ही था, जिस पर अचानक ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग के अंदर कुछ फट जाता है। फिर अगले दिन मैं उठता हूँ और अपना सूजा हुआ सिर पकड़ लेता हूँ। मेरा पूरा शरीर चकरा रहा होता है, जिस पर मैं बिस्तर से नीचे उतरता हूँ, थोड़ा पानी मारता हूँ और कोर्टयार्ड में बने फ्लावर पूल की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि रोज की तरह मुझे क्रॉप्स की आदतें स्टडी करनी होती हैं और कभी कभी रेन स्पेल की प्रैक्टिस भी करनी होती है। लेकिन जैसे ही मैं उस फ्लावर पॉन्ड की तरफ ऊपर देखकर देखता हूँ, मैं वहीं का वहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि सामने जो दिख रहा होता है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। फिर मैं खुद से कहता हूँ, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? क्या कल रात मेरी सोने की पोजीशन में कुछ गड़बड़ थी? जिस पर मैं उन 3 थॉर्न्स को लगातार घूरने लगता हूँ। फिर कई बार कंफर्म करने के बाद भी जब मुझे कुछ गलत नहीं दिखता, तब मेरा एक्साइटेड दिल और जोर से धड़कने लगता है। मैं अपने हाथ की उंगली को काटता हूँ और उसे महसूस करता हूँ। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, यह सच में मेरी ही फिंगर है। जिस पर मैं अपनी एक्साइटमेंट को दबाता हूँ और धीरे धीरे उन 3 स्प्राउट्स के पास जाता हूँ। फिर मैं कोर्टयार्ड के बाकी सारे प्लांट्स को भी दोबारा देखने लगता हूँ। इसके बाद मैं हाथ बढ़ाता हूँ और उन 3 स्प्राउट्स को जड़ से काट देता हूँ। फिर जैसे ही मैं उन्हें उठाकर अपने पास रखता हूँ, तभी उनमें से एक ग्रीन लाइट और 2 व्हाइट लाइट निकलती हैं, जिस पर वो लाइट्स एक पल के लिए चमकती हैं और फिर तुरंत गायब हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल वो तीनों मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर 3 लीव्स बनकर दिखाई देने लगती हैं, जिस पर ग्रीन लीफ के ऊपर रिपनिंग वाला मैग्नेटिक स्ट्राइप बना होता है और दोनों व्हाइट लीव्स के ऊपर वीक माना और अल्टीमेट स्पिरिट अवेयरनेस को 5 टाइम्स बढ़ाने वाला मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है। फिर जैसे ही मैं उनके बारे में सोचता हूँ, वो तुरंत यूज होने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर मैं ज्यादा नहीं सोचता और सीधे घर के अंदर वापस चला जाता हूँ। फिर मैं बेड पर बैठता हूँ और तुरंत वीक माना मैग्नेटिक स्ट्राइप वाली व्हाइट लीफ को यूज कर देता हूँ। अगले ही पल मेरे दंतियन के अंदर मन का एक बड़ा फ्लो फूट पड़ता है। कुछ देर बाद मैं महसूस करता हूँ कि मेरे दंतियन का मन थोड़ा बढ़ गया है और इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है जितना मुझे नॉर्मली 3 महीने की मेहनत के बाद मिलता। लेकिन फिर मैं खुद को तुरंत शांत कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी मुझे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। मेरी ताकत अभी बहुत कम है, जिस पर अगर किसी और ने मेरी ये एबनॉर्मलिटी देख ली तो मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए अभी धीरे धीरे और सेफली ग्रो करना ही सबसे अच्छा होता है। इसके बाद मैं कई जगह घूमकर चेक करता हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि सिर्फ वही प्लांट्स मैग्नेटिक स्ट्राइप देते हैं जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से लगाया होता है। और इतना ही नहीं, मैग्नेटिक स्ट्राइप आने का चांस भी बहुत कम होता है। इस वक्त मैं जीरो फील्ड के अंदर खड़े होकर उस एकमात्र जीरो पाथ को देख रहा होता हूँ जिसके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है, जिस पर मैं उसे बहुत देर तक ध्यान से देखता हूँ। लेकिन इतने देर देखने के बाद भी मुझे उसमें और बाकी जीरो पाथ में कोई फर्क नजर नहीं आता है। ये बात सच में बहुत अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आसपास कोई नहीं है, तब मैं ज्यादा नहीं सोचता। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि अब बाकी दोनों मैग्नेटिक स्ट्राइप्स भी यूज कर लेने चाहिए, क्योंकि कल डू हाइफू की बात सुनकर मेरे अंदर बहुत ज्यादा अर्जेंसी आ गई थी। मैं किसी हालत में फ्रंटलाइन बैटल कैंप में जाकर बेकार में मरना नहीं चाहता हूँ, जिस पर मैं सोचता हूँ कि पहले इस आधे एकड़ वाले जीरो पाथ पर ट्राई करके देखता हूँ कि इसका इफेक्ट कितना होता है। फिर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, मेरा दिमाग चलता है और मैं डिस्ट्रक्शन वाला इफेक्ट और अल्टीमेट जीरो रेन सेंस दोनों को यूज कर देता हूँ। इसके बाद मैं हाथ में स्पेल बनाता हूँ और आधे एकड़ वाले जीरो पाथ की तरफ इशारा करता हूँ, जिस पर आसमान में उसके ऊपर जल्दी से एक ग्रे स्पिरिचुअल क्लाउड बनने लगता है। फिर कुछ ही देर में वो बादल पूरे आधे एकड़ वाले जीरो फील्ड को कवर कर लेता है। इसके बाद उस क्लाउड से लगातार जीरो रेन गिरने लगती है और उसके अंदर क्रशिंग इफेक्ट भी होता है। यह अल्टीमेट जीरो रेन सच में लो लेवल जीरो रेन जू से पूरी तरह अलग होती है, जिस पर मैं उसके अंदर 10 मैजिक स्टोन्स जैसी फीलिंग महसूस करता हूँ और इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी मिलने पर उसे बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ। हालांकि थोड़ी ही देर में मेरा माना ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी यह ऐसी चीज होती है जिसके बारे में पहले मैं सोच भी नहीं सकता था। अल्टीमेट जीरो रेन तो बहुत दूर की बात थी। इसके बाद मैं धीरे धीरे उठता हूँ और रेन का इफेक्ट देखने लगता हूँ। फिर सिर्फ आधा दिन ही गुजरता है और उस आधे एकड़त वाले जीरो पाथ की ग्रोथ आंखों से साफ दिखाई देने लगती है,
जिस पर वो तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है और उसकी हाइट लगभग मेरे सीने तक पहुंच जाती है। ये स्पीड देखकर मैं जोर से सांस खींच लेता हूँ। फिर मैं मन ही मन हिसाब लगाता हूँ कि अगर इसी स्पीड से ग्रोथ होती रही तो कल सुबह तक मैं जीरो राइस हार्वेस्ट कर पाऊंगा। और सच में जब मैं अगली सुबह दोबारा जीरो फील्ड में पहुंचता हूँ तब वो आधा एकड़ वाला जीरो राइस पूरी तरह पक चुका होता है। इतना ही नहीं, उस आधे एकड़ की जीरो राइस की क्वांटिटी भी पहले के मुकाबले लगभग 20% बढ़ चुकी होती है। फिर देखते ही देखते आधा महीना गुजर जाता है, जिस पर मैं अपने ओरिजिनल 3 एकड़ वाले जीरो फील्ड का काम खत्म करता हूँ और फिर है क्रॉसिंग के डिप्टी सुपरवाइजर के पास चला जाता हूँ। फिर मैं उसके पास वाले बाकी 2 एकड़ जीरो फील्ड भी रेंट पर ले लेता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी चांस बचा होता है और इस दौरान मुझे अल्टीमेट जीरो रेन यूज करने का काफी एक्सपीरियंस भी हो जाता है, जिस पर अब मुझे पूरा भरोसा होने लगता है कि अगर दूसरी व्हाइट लीफ यूज ना भी करनी पड़े तब भी मैं खुद अल्टीमेट जीरो रेन कास्ट कर सकता हूँ। फिर मैं आधे महीने से भी ज्यादा वक्त तक लगातार बिजी रहता हूँ और अब लगभग पूरे 5 एकड़ वाले जीरो फील्ड का काम पूरा हो चुका होता है। अब बस अगले हार्वेस्ट का इंतजार बचा होता है। लेकिन तभी मुझे दूर से 2 कल्टीवेटर मेरी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर मैं जल्दी से अपना बैग नीचे रख देता हूँ और सामने वाले को रिस्पेक्ट के साथ बो करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, लॉन्ग डाउयू। मेरे सामने खड़ा लॉन्ग सरनेम वाला कल्टीवेटर पेनाहू एरिया का इकलौता लेट स्टेज कल्टीवेटर होता है। कुछ साल पहले ही उसने प्रैक्टिस की 8th फ्लोर तक ब्रेक थ्रू किया था और उसके साथ खड़ी फीमेल कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि मेरी पड़ोसन ली आनली होती है, जिस पर उन्हें साथ देखकर मैं मन ही मन लंबी सांस लेता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि आज रात फिर से कुछ न कुछ होने वाला है। फिर मैं तुरंत डिसाइड कर लेता हूँ कि अब सबसे पहले मुझे एक साउंड प्रूफ मैजिक सर्कल खरीदना होगा, जिस पर मैं बिना देर किए सीधे एक शॉप की तरफ चला जाता हूँ। शॉपकीपर की कल्टीवेशन प्रैक्टिस की 6th फ्लोर पर होती है, जिस पर जब वो मेरे जैसे लो लेवल कल्टीवेटर को देखता है तब भी उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल बनी रहती है और वो बड़े एंथुजियाज्म के साथ मुझसे कहता है, तो तुम जीरो राइस बेचने आए हो, अंदर आओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। फिर मैं उसके पीछे पीछे बैकयार्ड में चला जाता हूँ, जिस पर शॉपकीपर सिर हिलाता है और अपने आदमी को जीरो राइस चेक करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद उसका आदमी कहता है, कुल मिलाकर एक 108 पाउंड जीरो राइस है। मैं इसे लो ग्रेड स्पिरिट स्नैक्स के हिसाब से हर 5 पाउंड पर एक पीस की रेट में खरीद सकता हूँ। टाओइस्टिन फ्रेंड, तुम्हें डील मंजूर है? जिस पर मैं खुशी से सिर हिला देता हूँ। फिर मैं उससे पूछता हूँ, बाय द वे, क्या आपकी शॉप में साउंड प्रूफ मैजिक सर्कल भी मिलता है? यह सुनकर शॉपकीपर हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो अपना स्टोरेज बैग थपथपाता है और उसमें से एक सिंपल फॉर्मेशन निकालकर मेरे सामने रख देता है, जिस पर वो कहता है, बिल्कुल, ये साउंड प्रूफ मैजिक सर्कल है। इसकी कीमत 10 लो ग्रेड स्नैक्स है। फिर मैं उससे पूछता हूँ, क्या इसे थोड़ा सस्ता नहीं कर सकते? जिस पर वो सिर हिलाता है और कहता है, नहीं। फिर मैं कुछ देर सोचता हूँ और कहता हूँ, तो फिर मुझे एक स्टोरेज बैग भी दे दो। जिस पर शॉपकीपर जवाब देता है, साउंड प्रूफ मैजिक सर्कल 10 स्नैक्स, स्टोरेज बैग 12 स्नैक्स। लेकिन क्योंकि तुम दोनों साथ में ले रहे हो इसलिए मैं एक पीस कम ले लूंगा। कुल 21 स्नैक्स देने होंगे। मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और खर्च करना कितना आसान, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि हर एक कॉइन बचाकर घर ले जाऊं। लेकिन डील पूरी होने के बाद मैं शॉप से बाहर निकल जाता हूँ और एक लंबी सांस भरता हूँ। फिर मैं घर वापस आता हूँ और साउंड प्रूफ मैजिक सर्कल को सेट कर देता हूँ। अब पड़ोस में चाहे जितना भी शोर हो या ली एनली कुछ भी करे, उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला होता है। इसके बाद मेरा पूरा ध्यान 5 मदर्स स्पिरिचुअल फील्ड पर चला जाता है। फिर 10 दिन गुजर जाते हैं और स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर स्पिरिचुअल राइस ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिस पर मैं तुरंत फील्ड की तरफ भागता हूँ और जाकर उसे चेक करता हूँ। फिर एक नजर में ही मुझे ग्रीन राइस फील्ड के अंदर 4 थॉर्न्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि नए थॉर्न्स निकल आए हैं। फिर मेरे चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। उनमें से 2 तो वीक मना वाले होते हैं, लेकिन बाकी 2 नए थॉर्न्स होते हैं। पहला होता है एल्फ राइस थॉर्न बार, क्वाशु जू मल्टीप्लायर 5, सक्सेस रेट 12% और दूसरा होता है मदर थिन टूथ राइस, मल्टीप्लायर 10%, जिस पर मुझे थोड़ा अफसोस होता है क्योंकि इस बार मुझे ज्यादा थॉर्न्स नहीं मिले। फिर मेरा ध्यान क्वाशुजू पर जाता है। यह भी एक स्पिरिचुअल स्पेल होती है। अगर इसे स्पेशल मीडियम टाइप मैजिक वेपन के साथ यूज किया जाए तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस की मदद से हर तरह की प्रोटेक्टिंग स्पिरिट्स को बहुत जल्दी हटाया जा सकता है। लेकिन यह स्पेल सीखना काफी मुश्किल होता है, जिस पर इसे सीखना स्पिरिचुअल अवेयरनेस की प्रैक्टिस से भी ज्यादा हार्ड माना जाता है। इसके बाद मेरा ध्यान आखिरी थॉर्न पर जाता है। थिन टूथ राइस नाम मुझे थोड़ा फेमिलियर लगता है, जैसे मैंने इसे कहीं पहले देखा हो। फिर मैं कुछ देर सोचता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आता, जिस पर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मुझे याद आ जाता है कि थिन टूथ राइस आखिर है क्या। ये एक लो ग्रेड स्पिरिचुअल राइस होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके अंदर मौजूद ऑरा नॉर्मल एल्फ राइस से 5 गुना ज्यादा होती है और इसी वजह से बॉडी कल्चरेशन करने वाले कल्टीवेटर इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इसे उगाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल अवेयरनेस चाहिए होती है ताकि स्पिरिचुअल वेन्स की एनर्जी को लगातार चलाया जा सके। इसके साथ साथ इसे लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ता है और इसका ग्रोथ साइकिल भी बहुत लंबा होता है, जिस पर सबसे खराब क्वालिटी वाली थिन टूथ राइस को भी पकने में पूरे 2 साल लग जाते हैं।
जाते हैं और इसकी क्वांटिटी भी काफी कम होती है। इसी वजह से इसकी कीमत नॉर्मल एल्फ राइस से 10 गुना ज्यादा होती है, जिस पर मैं समझ जाता हूँ कि यह थिन टूथ राइस का सीड है। लेकिन अभी मेरे सामने सबसे जरूरी काम इन 5 एकड़स वाले स्पिरिचुअल फील्ड को संभालना होता है, क्योंकि 3 महीने बाद फिर से हार्वेस्ट का टाइम आने वाला है और वही मेरे लिए असली टेस्ट होने वाला होता है। इसके तुरंत बाद मैं बहुत ध्यान से सारे वीड्स साफ करता हूँ। फिर मैं अपनी बची हुई आखिरी इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी यूज कर देता हूँ। फिर 1 महीना गुजर जाता है, जिस पर मैं अपने ऊपर वुमो स्पिरिचुअल फील्ड के ऊपर बने स्पिरिचुअल क्लाउड्स को देखता हूँ और मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि अब फ्यूचर में चाहे मुझे यह थर्न ना भी मिले, फिर भी मैं अकेले इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल अवेयरनेस कास्ट कर सकता हूँ। इसके बाद 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाता है और स्पिरिचुअल राइस पूरी तरह पक जाती है। फिर मैं उन चारों स्पिरिचुअल थॉर्न्स को कलेक्ट करता हूँ, जिस पर मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर एक के बाद एक करके 4 व्हाइट लीव्स दिखाई देने लगती हैं। इसके कुछ समय बाद डू हाइफू की निगरानी में बाकी सारे स्पिरिचुअल फार्मर भी स्पिरिचुअल राइस हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस पर मैं भी जल्दी जल्दी स्पिरिचुअल राइस काटना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं पूरा दिन काम करता हूँ और आखिर में स्पिरिचुअल राइस के 8 बड़े बैग्स भर देता हूँ, जिस पर डू हाइफू वजन करके कहता है कुल 820 पाउंड स्पिरिचुअल राइस। इसमें से 70% जमा करना होगा, यानी कुल 574 पाउंड। फिर जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, उसी वक्त आसमान में एक बहुत बड़ी दारमा बोट दिखाई देती है, जिस पर वो हवा को चीरते हुए नीचे आती है और हिल के बीच में आकर रुक जाती है। फिर उस दारमा बोट के आगे ब्लू रोब पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसका चेहरा बहुत सख्त होता है, जिस पर दुहाइफू तुरंत आगे बढ़ता है और रिस्पेक्ट के साथ बाव करके कहता है, एंशिएंट प्लांटर, आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इस सीजन का सारा स्पिरिचुअल राइस कलेक्ट कर लिया गया है, कृपया चेक कर लीजिए। फिर दारमा बोट पर खड़ा एंशिएंट प्लांटर बिना किसी इमोशन के नीचे सबकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है, इस साल के 3 सीजन की स्पिरिचुअल राइस कलेक्शन अब पूरी हो चुकी है। इसके बाद उसकी आवाज और ज्यादा ठंडी हो जाती है। फिर वो कहता है, सेक्ट के ऑर्डर के हिसाब से इस बार स्पिरिचुअल राइस प्रोडक्शन में सबसे नीचे आने वाले 10 कल्टीवेटर को फ्रंटलाइन बैटल कैंप में भेजा जाएगा, ताकि वहां मैन पावर पूरी की जा सके और कोई भी इस ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। उसकी आवाज किसी थंडर की तरह पूरे फील्ड में गूंज जाती है, जिस पर सारे स्पिरिचुअल फार्मर घबरा जाते हैं। फिर कोई चिल्लाकर कहता है, क्या फ्रंटलाइन बैटल कैंप? हम वहां कैसे जा सकते हैं? और कोई दूसरा कहता है, अगर ऐसा था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? जिस पर पूरे क्राउड में पैनिक फैल जाता है। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन एंशिएंट प्लांटर का चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता। फिर उसके शरीर से QI रिफाइनिंग स्टेज की प्रेशर निकलती है और सबके ऊपर फैल जाती है, जिस पर अगले ही पल सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, इन 3 सीजन की स्पिरिचुअल राइस प्रोडक्शन और सभी की रैंकिंग सब यहाँ है, तुम लोग खुद जाकर देख सकते हो। इसके बाद उसके पीछे खड़े डिसिपल्स आगे आते हैं और सामने की तरफ एक स्पेल छोड़ते हैं, जिस पर अगले ही पल सारे स्पिरिचुअल फार्मर के ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा लाइट स्क्रीन दिखाई देने लगता है और उसके ऊपर सभी के नाम सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम तक एक एक करके दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके नीचे हर सीजन की एग्जैक्ट प्रोडक्शन भी दिखाई देने लगती है, जिस पर मैं जल्दी से ऊपर देखता हूँ। फिर कुछ ही देर बाद मुझे अपना नाम दिखाई देता है। मेरा नाम 156वें रैंक पर होता है, जिस पर मैं एक लंबी सांस छोड़ देता हूँ, क्योंकि आखिरकार रैंकिंग आ चुकी होती है और इतने वक्त से जो डर मेरे दिल में था वो भी आखिरकार खत्म हो जाता है। फिर एंशिएंट प्लांटर सबकी तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है तुम सबने अपनी रैंकिंग साफ साफ देख ली होगी। आखिरी के 10 लोग तुरंत बोट पर चढ़ो और मेरे साथ चलो। यह सुनते ही जिन 10 स्पिरिचुअल फार्मर का नाम नीचे होता है, उनके चेहरे तुरंत उतर जाते हैं, जिस पर उनका दिल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका इंतजार एक बहुत क्रूअल फ्रंट लाइन बैटल कैंप कर रहा है। फिर एंशिएंट प्लांटर दोबारा कहता है, बाकी लोग मेहनत करते रहो, क्योंकि अगले साल सेक्ट ने नया ऑर्डर दिया है। इसके बाद उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है। फिर वो कहता है, अगली बार बैटल कैंप में भेजे जाने वाले लोग नीचे से 30 रैंक वाले कल्टीवेटर होंगे। उसकी यह बात काफी देर तक सबके कानों में गूंजती रहती है, जिस पर मैं समझ जाता हूँ कि अगले साल इन स्पिरिचुअल फार्मर के बीच बहुत कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि कोई भी फ्रंट लाइन पर जाकर कैनन फोर्डर नहीं बनना चाहता है। इसके बाद 0 राइस कलेक्ट होने का यह पूरा मामला आखिरकार खत्म हो जाता है और फिलहाल के लिए मुझे फ्रंट लाइन जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती है, जिस पर मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि इस बार मुझे किसी भी हालत में QI रिफाइनमेंट की 3rd फ्लोर तक ब्रेक थ्रू करना है। फिर मैं अपनी छोटी सी केबिन के अंदर बैठा होता हूँ। मैं बेड पर बिछी हुई स्ट्रॉ मैट पर बैठता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ और दोनों वीक मना मैग्नेटिक स्ट्राइप यूज करने की तैयारी करता हूँ, जिस पर मैं धीरे धीरे पहला मैग्नेटिक स्ट्राइप यूज करता हूँ। फिर मैं अपने दंतियन के अंदर मना को गाइड करना शुरू कर देता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मेरा बॉटलनेक थोड़ा ढीला पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं होता है, जिस पर मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं और मैं बिना रुके दूसरा मैग्नेटिक स्ट्राइप भी यूज कर देता हूँ। फिर दोनों वीक मना मैग्नेटिक स्ट्राइप पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता हूँ। यही टैलेंट का फर्क होता है। QI रिफाइनमेंट की 7th लेयर के पीक और 8th लेयर के बीच अभी भी थोड़ा सा गैप बाकी होता है, लेकिन हालांकि इस बार मेरी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू नहीं करती है, फिर भी मेरा चीसी और डेंटियन पहले से काफी ज्यादा खुल जाता है और मेरा मन भी पहले के मुकाबले लगभग 1/3 बढ़ जाता है, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि मेरी करंट टैलेंट के साथ अगर मैग्नेटिक स्ट्राइप की हेल्प ना मिले तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर कुछ समय बाद मैं लियो चांग की शॉप पर पहुंचता हूँ
हमेशा की तरह उसके चेहरे पर वही फ्रेंडली स्माइल होती है, जिस पर वो मुझे देखकर कहता है, चिंदाओयू, पुराने रूल्स, ये रहे तुम्हारे 44 स्नैक्स, और अगर तुम्हें इस शॉप से कुछ खरीदना हो तो देख सकते हो, मैं पहले से ही तैयार होता हूँ। फिर मैं अपनी जेब से एक ड्राइंग निकालता हूँ और उसे लियो चांग को दे देता हूँ, जिस पर मैं उससे कहता हूँ, मैं ऐसा एक छोटा बेल बनवाना चाहता हूँ, क्या यह पॉसिबल है? यह सुनकर लियो चांग तुरंत सिर हिलाता है और कहता है, बिल्कुल किंडाओयो, ये शायद एक स्पेशल स्पिरिट टूल है जो एनिमल रिपेलिंग के लिए यूज होती है। इसे लो ग्रेड मैजिक वेपन की कैटेगरी में बनाया जा सकता है। फिर वो कहता है, इसकी कीमत 10 स्नैक्स होगी। अगर इसे एनिमल रेपलिंग स्पेल के साथ यूज किया जाए तो इसकी आवाज खुद ही बढ़ जाती है। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा होगी, जिस पर मैं पूछता हूँ, इतना सस्ता? फिर लियो चांग हल्का सा हंसता है और कहता है, क्विंडाओयू, तुम्हें पता नहीं है, इस चीज की असली वैल्यू इसकी स्पेल मास्टरी में है। ये बेल तो सिर्फ एक सहारा है। इसके बाद वो मुझे देखकर कहता है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, यह एनिमल रेपलिंग स्पेल सीखना बहुत मुश्किल है। मैं उसकी बात समझ जाता हूँ। सीधी बात यह होती है कि कोई इसे खरीदता ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम स्पेल नहीं सीख पाए तो ये स्पेशल स्पिरिट बेल सिर्फ डेकोरेशन बनकर रह जाएगी और स्नैक्स भी बेकार चले जाएंगे। लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस पर मैं तुरंत उसे 10 स्नैक्स दे देता हूँ और वो स्पिरिट बेल ले लेता हूँ। फिर मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा एलिक्सर है जो ची ट्रेनिंग की कल्चरेशन बढ़ा सके? क्योंकि मैं अभी भी एथ लेयर तक ब्रेक थ्रू ना कर पाने की बात को छोड़ नहीं पाया होता हूँ। जिस पर वो मुझे ऊपर की 3rd फ्लोर पर जाने के लिए कहता है। फिर कुछ देर बाद मैं शॉप से वापस बाहर निकलता हूँ। मेरे पास अभी भी 40 स्नैक्स बची होती हैं, लेकिन मैं उन्हें खर्च नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कल्टीवेशन बढ़ाने वाली सबसे सस्ती एलिक्सर की कीमत भी 60 स्नैक्स से शुरू होती है। इसके बाद दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। फिर विंटर आ जाती है और जीरो फील्ड 2 महीने के लिए रेस्ट पीरियड में चला जाता है। इस वक्त मैं अपने घर के बाहर जमा हुई बर्फ साफ कर रहा होता हूँ। तभी बगल में ली यानली के घर का वुडन डोर खुलता है, जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, ली डाओयू। ली यानली हमेशा की तरह काफी खूबसूरत लग रही होती है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, मैंने सुना है कि पिछली बार किन दाओयो की लिंगमी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई थी। लगता है तुमने काफी स्नैक्स कमाई हैं। जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, नहीं नहीं, ये सब बस लक था। फिर मैं वापस घर के अंदर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी ली यानली पीछे से फिर कहती है, क्विन दाओयू, 1 मिनट रुकिए। जिस पर मैं मुड़कर उसकी तरफ देखता हूँ। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शाइनेस दिखाई दे रही होती है। फिर वो धीरे से कहती है, कुछ दिन पहले मेरे घर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, शायद उससे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई होगी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे घर अंदर आना चाहोगे? मैं तुम्हें फ्री में। यह सुनते ही मैं पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ, जिस पर मेरा चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। सच कहूँ तो मैं अपनी पूरी ताकत से खुद को कंट्रोल कर रहा होता हूँ, लेकिन ऐसी टेम्पटेशन के सामने कौन शांत रह सकता है? जिस पर मैं मन ही मन खुद से कहता हूँ, शांत रहो, मुझे शांत रहना होगा। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि शायद ली यानली को मुझ में नहीं, बल्कि मेरी पॉकेट में रखी स्नैक्स में इंटरेस्ट है, और ये सोचते ही मेरा टाई हार्ट फिर से हिलने लगता है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और आवाज आती है, वो लेट स्टेज एथ फ्लोर कल्टीवेटर है, तुम उससे पंगा नहीं ले सकते, इसे भूल जाओ। जिस पर मैं अगले ही पल पूरी तरह शांत हो जाता हूँ। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हारी काइंडनेस के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ दिन पहले स्पिरिचुअल फील्ड गया था और पिछले 2 दिनों से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। यह कहकर मैं बिना पीछे देखे जल्दी से अपने घर के अंदर वापस चला जाता हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोने लगता हूँ, लेकिन तभी जब मेरा दिमाग इधर उधर की बातें सोच रहा होता है, उसी वक्त बाहर दरवाजे पर नॉक होने लगती है। जिस पर मैं एकदम रुक जाता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, क्या वो खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गई है? मैं दरवाजा खोलता हूँ, जिस पर सामने खड़ा पर्सन काइलाओ ज्यू निकलता है, जिसे देखकर मैं एक पल के लिए भूल ही जाता हूँ और फिर जल्दी से इधर उधर देखता हूँ कि कहीं किसी और ने तो ये सामान कैजुअली रिसीव नहीं किया। जिस पर मैं बोलता हूँ, अरे तुम क्यों आए हो? जिस पर ताइलाओ जो अपने हाथ में 2 बैग्स उठाए खड़ा रहता है। यह सुनकर वह तुरंत नाराज हो जाता है और कहता है, क्या मतलब? तुम किड ऐसा बोलते हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं इतनी अच्छाई से तुम्हारे लिए हैंडमेड स्वीट पोटैटो रोस्ट लेकर आता हूँ और तुम ऐसा बोलते हो? चलो मैं जा रहा हूँ। जिस पर ओल्ड वाइन मुड़कर वापस जाने लगता है। यह देखकर मैं जल्दी से उसके सामने आ जाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर मैं उसे घर के अंदर लेकर आता हूँ और दोनों बैठ जाते हैं। इसके बाद ओल्ड वाइन अपने हाथ में पकड़ी वाइन की पॉट मुझे देता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा बना रहता है। फिर वह कहता है, तुम्हें पता भी है हमारे पास में एक नया नेबर आया है? जिस पर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, नया नेबर? जिस पर ओल्ड वाइन मुझे ऐसे देखता है जैसे उसे पहले से पता हो कि मुझे कुछ भी खबर नहीं रहती। फिर वह लंबी सांस लेता है और मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहता है, सच में मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में क्या बोलूं। कुछ दिन पहले हमारी गली में एक नया ह्यूजेस शिफ्ट होकर आता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक हुओजन ड्राइवर डैंशी निकलता है। अगर तुम्हारी उससे अच्छी जान पहचान हो जाए तो शायद एक दिन काम आ जाए। जिस पर मैं थोड़ा शॉक्ड होकर पूछता हूँ, लेकिन एल्केमी पोएट्री जैसा कैरेक्टर यहाँ कैसे आ सकता है? फिर ओल्ड वाइन कहता है, मैंने सुना है कि उसे सिर्फ 1 साल के लिए स्पॉन्सर किया गया है, असली रीजन किसी को नहीं पता। इसके बाद वो फिर कहता है, हम दोनों जाकर उससे मिल लेते हैं। वैसे भी खाली हाथ जाना थोड़ा वल्गर लगेगा, तुम मुझे एक पॉट वाइन दे देना, और वैसे भी मैं उस डैन शी की वजह से थोड़ा फायदा उठा लूंगा। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता हूँ। कुछ देर बाद हम दोनों उसके घर के सामने पहुंचते हैं। फिर वहां का वुडन डोर धीरे से खुलता है, जिस पर हमारे सामने व्हाइट कपड़े पहने लगभग 20 साल का एक यंग मैन आता है। उसकी कल्चरेशन देखकर पता चलता है कि वह ची ट्रेनिंग के 5th फ्लोर पर है, जिस पर मैं और CI लाओ ज्यू
दोनों ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि सामने वाला इतना यंग होगा। फिर वह यंग मैन मुस्कुराकर कहता है, मैंने सुना था कि यहाँ एक डैन पोएट्री टाओइस्ट रहने आया है, इसलिए सोचा कि तुम दोनों जरूर मिलने आओगे। आगे से हम सब नेबर्स रहेंगे। इसके बाद वह थोड़ा झुककर हमारा स्वागत करता है। फिर मैं अपने हाथ का गिफ्ट आगे करता हूँ जिसमें मैंने 5 पाउंड और आधा राइस रखा होता है। वहीं चेलाओजियो भी आगे आता है और उसके हाथ में अचानक उसकी अपनी वाइन की एक एक्स्ट्रा पॉट दिखाई देती है, जिस पर व्हाइट कपड़ों वाला यंग मैन हमारा गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और हमें घर के अंदर बुलाता है। फिर वह कहता है, दोनों टाओइस्ट को फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सु युकिंग 2 ऑर्डिनरी जैट बॉटल्स निकालता है और हम दोनों को एक एक बॉटल देता है। मैं बड़ी पोलिटली उस जैट बॉटल को लेता हूँ और हल्का सा देखकर समझ जाता हूँ कि उसके अंदर ची ट्रेनर के लिए ब्रेथ रिटर्न पिल रखी हुई है जो माना को जल्दी रिकवर करने में मदद करती है। एक बॉटल की कीमत करीब 5 युआन होती है और उसके अंदर 11 लो ग्रेड पिल्स रखी होती हैं। यह देखकर मैं समझ जाता हूँ कि सामने वाला सच में एक डांशी है क्योंकि उसका हाथ बहुत खुला हुआ है। दूसरी तरफ मैं और क्या इलाजू जो दोनों नाली ने दिए हुए थोड़े से राइस को देखकर थोड़ा शर्मिंदा फील करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि सल्टन शी इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। इसके बाद हम लोग बैठकर बात करने लगते हैं, जिस पर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि सुल्तान शी कोई नॉर्मल डैनशी नहीं बल्कि मिडिल ग्रेड डैन पोएम मास्टर है। यह सुनकर मैं और काई लाउज्यू दोनों तुरंत अपना सामान समेटने लगते हैं। लेकिन तभी बाहर से एक और पर्सन अंदर आता है, जिस पर हम तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं और पता चलता है कि यह भी एक टाओइस्ट फ्रेंड है जो यहाँ पहुंचा है। जिस पर सुल्तान शी तुरंत उठकर उसका स्वागत करता है। वहीं सामने वाला टाओइस्ट भी बहुत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड के साथ उसे ग्रीट करता है। फिर वह 2 जेट बॉक्सेस निकालता है और सीधे सुल्तान शी को दे देता है। उन बॉक्सेस के अंदर शुआन लिनकाओ रखा होता है। यह देखकर सुल्तान शी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वह अपना स्टोरेज बैग थपथपाता है और उसके अंदर से एक खूबसूरत जैट बॉटल निकालकर उस टाओइस्ट फ्रेंड को रिटर्न गिफ्ट के रूप में दे देता है। इसके बाद सुल्तान शी और वह टाओइस्ट फ्रेंड आपस में इतनी पैशन के साथ बातें करने लगते हैं कि वे दोनों पूरी तरह से हमें इग्नोर करने लगते हैं। जिस पर साइलाओ जो धीरे से मेरी तरफ देखकर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया कि सल्तन शी इतना यंग है और ऊपर से मिडिल ग्रेड डैन पोएम मास्टर भी है। अगली बार अगर ऐसी कोई अच्छी चीज हो तो मुझे मत बुलाना। फिर धीरे धीरे टाइम ऐसे ही गुजरता रहता है। 4 सीजन्स बदलती रहती हैं और स्प्रिंग फ्लावर्स फिर से खिलने लगते हैं। वहीं मेरी 5 मदर्स भी मिट्टी पलटकर फिर से जीरो राइस को दोबारा प्लांट कर देती हैं। इस बार मैं पिछले बार मिली हुई 5 काइंड्स की बीस्ट टूथ राइस एंट्रीज का इस्तेमाल करता हूँ। फिर इसी तरह 2 महीने और गुजर जाते हैं, जिस पर मेरे स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर स्पिरिचुअल राइस धीरे धीरे लंबा होने लगता है। लेकिन मैं तियान गेंग के पास बैठा रहता हूँ और जमीन को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता हूँ, बिल्कुल किसी सोर्सरर की तरह। अच्छी बात यह रहती है कि मेरी इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल लैंग्वेज टेक्निक लगातार काम करती रहती है, जिस पर 4 मदर स्पिरिट फील्ड के अंदर एल्फ राइस बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। और इसी दौरान मुझे 3 नई एंट्रीज भी मिलती हैं, जिनमें से एक वही रिमाइंडर एंट्री होती है जिसके बारे में मैं इतने समय से सोच रहा था। लेकिन बुरी बात यह रहती है कि मैंने जो फीमेल बीस्ट टूथ राइस लगाया था उसमें अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आता, यहाँ तक कि उसमें एक भी टूथ बाहर नहीं निकलता। जिस पर मैं परेशान होकर सोचता हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैंने तो स्पिरिचुअल बुक में दिए गए मेथड के हिसाब से ही इसे प्लांट किया था। फिर मैं और भी कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल लैंग्वेज टेक्निक का इस्तेमाल भी कम नहीं किया था, जिस पर मुझे लगने लगता है कि इस बार शायद मैं बुरी तरह लॉस में चला गया। और फिर ऐसे ही 2 महीने और गुजर जाते हैं, जिसके बाद साल की पहली सीजन की स्पिरिचुअल राइस हार्वेस्ट मेरे सामने आती है। लेकिन मेरी मदर बीस्ट टूथ राइस अभी भी सिर्फ बाहर से स्प्राउट्स निकाल रही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस सीजन में जिंगलिंग M7 एक शून्य की कुल हार्वेस्ट 30 पाउंड निकलती है और मेरे सी ऑफ स्टोन्स के अंदर एक और ग्रीन रिमाइंडर एंट्री और 2 व्हाइट वीक माना एंट्रीज दिखाई देती हैं, जिस पर डू हाईफू मेरे फील्ड की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह धीरे से बोलता है, तुमने यहाँ बीस्ट टूथ राइस लगाया है। जिस पर मैं श्याओ जे को ब्लेम नहीं करता बल्कि चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता हूँ। क्या हमेशा अपने एल्फ को साथ रखना अच्छा नहीं होता? बेकार में स्नैक्स क्यों वेस्ट करना? ये बीस्ट टूथ राइस तो छोड़ो, सेक्ट के फर्स्ट ऑर्डर स्पिरिट मास्टर भी इसे बहुत कम बार सक्सेसफुली ग्रो कर पाते हैं। आमतौर पर बीस्ट टूथ राइस 3 महीने में ग्रो होकर उसमें टीथ निकलने लगते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ 4 महीने हो चुके हैं और इसमें अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आया। ये काम बहुत मुश्किल है। इस सीजन की स्पिरिचुअल राइस प्रोडक्शन से तुम्हारे पास अब बाहर 200 से भी ज्यादा हो चुका है, इसलिए अभी मुझे रैंकिंग की ज्यादा टेंशन नहीं है। आखिर मेरे हाथ में एक एंट्री है जिस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन इस बीस्ट टूथ राइस को लेकर मैं अभी भी थोड़ा अनविलिंग फील करता हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने अर्जिंग एंट्री यूज कर दी और फिर भी ये ग्रो नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर ऐसे ही एक दिन शांत दिनों के बीच मैं आखिरकार फीमेल बीस्ट टूथ राइस पर अपनी आखिरी रिमाइंडर एंट्री यूज कर देता हूँ, जिस पर मैं बहुत नर्वस और अनईजी नजरों से उसे देखता रहता हूँ। और फिर अचानक मिट्टी के अंदर से एक हल्का सा टेंडर शूट बाहर निकलता है। यह देखकर मेरी आंखें शौक में खुल जाती हैं और मेरा दिल जो इतने समय से अटका हुआ था आखिरकार थोड़ा शांत हो जाता है। फिर मैं धीरे से सांस लेता हूँ, जिसके बाद बीस्ट टूथ राइस का स्पिरिचुअल सीडलिंग बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। वह लगातार ऊपर बढ़ता रहता है और लगभग 2 इंच तक पहुंचकर रुकता है। इसके बाद स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर रिमाइंडर इफेक्ट
भी धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिस पर बीस्ट टूथ राइज की वह डरावनी स्पीड भी रुक जाती है। ऐसा लगता है कि स्पिरिट क्वालिटी जितनी ज्यादा हाई होती है उतनी ही ज्यादा अर्जिंग एंट्रीज की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस बार मैं सिर्फ धीरे धीरे वेट कर सकता हूँ। वैसे भी बीस्ट टूथ राइज को मैच्योर होने में कम से कम 3 साल लगते हैं। अगर बीच में लकी होकर कोई रिमाइंडर एंट्री मिल जाए और उससे पहले ही एनिमल टूथ राइज की एक बैच हार्वेस्ट हो जाए तो ठीक है, वरना ये जर्मिनेट तक नहीं करता और मुझे लगने लगता है कि शायद सीड्स ही खराब थे। लेकिन अब मेरे अंदर थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी बनने लगता है, आखिर इस स्पिरिचुअल बीस्ट टूथ राइज में कैसी एंट्रीज रिफ्रेश होंगी। जिस पर मैं स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ देखता हूँ और वहाँ 3 नई एंट्रीज दिखाई देती हैं। नेम बीस्ट टूथ राइज एंट्री, एडवांस्ड स्पिरिचुअल लैंग्वेज अवेयरनेस मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लायर 7%। फेमस व्हीकल बीस्ट टूथ राइज एंट्री, क्वालिटी इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लायर डिग्री 5%। फेमस व्हीकल बीस्ट टूथ राइज एंट्री, यह देखकर मैं एक्साइटमेंट से भर जाता हूँ। 10 दिन बाद तियानजाओ शान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हॉल में डू हाइफू मेरे स्पिरिचुअल फील्ड को ब्लैंक होकर देखता रहता है। फिर वो बार बार उसे चेक करता है, जिस पर उसकी नजर स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर उगे हुए हरे टीथ पर जाती है, जिन पर कुछ यूनिक रेड पैटर्न्स बने हुए होते हैं। आखिर में वह कंफर्म कर देता है कि ये सच में बीस्ट टूथ राइज के लीव्स हैं। फिर वह मेरी तरफ एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखता है और कहता है, तुम किड ने सच में इसे सक्सेसफुली ग्रो कर लिया। जिस पर मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाता। कुछ दिन बाद वह फिर मुझसे पूछता है, अब बीस्ट टूथ राइज सक्सेसफुली ग्रो हो चुका है, आगे का स्टेप सिर्फ टाइम की बात है। अब पहले कोई फिजिकल प्रैक्टिस टेक्निक ढूंढो। इमॉर्टल कल्चरेशन की दुनिया हर समय बदलती रहती है और यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता। मेरी स्पिरिचुअल रूट ऑटोनॉमी बहुत खराब है, जिस वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी स्लो रहती है। इसलिए मुझे अपने लिए कुछ ऐसे मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकें। मेरा गोल बिल्कुल क्लियर रहता है, शांति के समय में भी खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर मैं चिंगयांग इमिटेशन डेकोरेशन और इमिटेशन टीचर सेंटर की तरफ जाता हूँ, जिसके बाद मैं ज्यूशुआन पेविलियन पहुंचता हूँ, जिस पर शॉपकीपर लियो मुझे देखते ही मुस्कुराता है और कहता है, क्विंडाओयो आगे, क्विंडाओयो ऊपर 4th फ्लोर के प्राइवेट रूम में चलिए। फिर हम दोनों ऊपर चले जाते हैं। मैं उसके साथ चलते हुए पूरे बड़े और स्पेशियस प्राइवेट रूम को देखता हूँ। वहाँ सब कुछ एंटीक, एलिगेंट और हाई एंड लगता है। ये देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं हमेशा की तरह 2 बड़े बैग्स एल्फ राइस के निकालता हूँ और उसके सामने रख देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, ओल्ड रूल, 2 बैग्स। शॉपकीपर, आप इसे रख लीजिए। जिस पर शॉपकीपर लियो हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो कहता है, 2 बैग्स गोल्डन स्पिरिट राइस, कुल 10 पाउंड। किंडाओयो, यहाँ 70 स्नैक्स हैं, आप इन्हें मित्साओ ने रख लीजिए। यह सुनकर मैं थोड़ा फ्रॉन करता हूँ और कहता हूँ, इतने ज्यादा स्नैक्स क्यों शॉपकीपर, इसका क्या मतलब है। जिस पर शॉपकीपर लियो धीरे से बोलता है, हाल ही में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, बस अगले 2 दिन में। किंडाओयो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से पहले ही आपको प्राइस बढ़ने के बाद वाला रेट दे दिया। यह सुनकर मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ। स्नैक्स की प्राइस बढ़ने वाली है, अचानक ऐसा क्यों, क्या कुछ होने वाला है। जिस पर शॉपकीपर लियो धीरे से मुझे पूरा रीजन बताता है। फिर खिड़की के बाहर देखता है और रूम के अंदर एक साउंड प्रूफ कवर एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वह धीरे से कहता है, युनजे विल्डरनेस में एक कंप्लीट 3rd ऑर्डर जीरो वेन मिली है। यह सुनकर मेरे दिल में हलचल होने लगती है, क्योंकि ऐसी चीज मैंने सिर्फ रिकॉर्ड्स में पढ़ी थी। लेकिन फिर शॉपकीपर लियो आगे कहता है, उस जगह पर एक बार्बियन कैंप था जिसमें हजारों लोग थे। फ्रंटलाइन की लड़ाई के दौरान उस कैंप पर जिन्युन वैली के डिसिपल्स ने अटैक कर दिया, जिस पर जीरो ह्यूमैन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब जीरो ह्यूमैन और जिन्युन वैली के बीच का कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय तक चल सकता है। इसी वजह से सिर्फ जीरो राइस और मीट जैसे डेली आइटम्स ही नहीं, बल्कि बाकी कल्चरेशन रिसोर्सेज की प्राइसेस भी बढ़ने वाली हैं। यह सुनकर मैं लंबे समय तक चुप रह जाता हूँ। मुझे साफ फील होने लगता है कि एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है और मेरे दिल में एक बहुत बुरा फीलिंग पैदा होने लगता है। तभी मुझे समझ आता है कि हाल ही में लिंग ह्यूमन ने फ्रंट लाइन पर इतने ज्यादा लोगों को क्यों भेजा है। मैंने सुना था कि बार्बियन रिलिक्स में एक ग्रुप ऐसा भी है जो वेस्ट काटने में बहुत एक्सपर्ट है। फ्रंट लाइन पर ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने जीरो फीदर गेट के कई रूम्स को तोड़ दिया और फिर पता नहीं कहां चले गए। इतनी सारी खबरें सुनकर मुझे लगने लगता है कि शॉपकीपर लियो का बैकग्राउंड शायद बहुत बड़ा है, क्योंकि कल्चरेशन वर्ल्ड के अपर लेवल की खबर भी उसे पहले से पता चल जाती है। और फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि उसके साथ अच्छे रिलेशन रखना शायद बुरी बात नहीं होगी। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, थैंक यू शॉपकीपर लियो, आपने मुझे ये सब बता दिया, लेकिन क्या और भी कुछ है। मेरे दोस्त सच में बहुत लोकी हैं। फिर वह थोड़ा रुककर कहता है, 2 साल बाद जब यह पूरी तरह रिप हो जाए, तब अगर तुम इसे हमारी दुकान को बेचना चाहो तो हम मार्केट प्राइस से 10% ज्यादा देकर खरीदेंगे। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। मुझे यहाँ आए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए और सामने वाला तो यह तक जानता है शॉपकीपर लियो सच में बहुत पावरफुल है। लिनतियान की ज्योग्राफी भी उससे कुछ नहीं छिपा सकती। लेकिन मैं तुरंत हाँ नहीं करता, क्योंकि यामी फिर से इन्फ्यूज्ड जरूर हुआ है, लेकिन मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि 2 साल बाद मैं इसे मैच्योर करके हार्वेस्ट कर पाऊंगा। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि वह सिर्फ स्नैक्स में 20 या 30 युआन ज्यादा देकर मेरे यामी चैनल को सीधे खरीदना चाहता है। जैसा उम्मीद थी, शराब से पैसा बनाने वाले लोग सच में बहुत चालाक होते हैं। फिर शॉपकीपर लियो कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई और कंडीशन हो तो वह भी बोल सकते हो। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर कहता है, तुम अभी यंग हो और स्पिरिचुअल मैटर में इतना कुछ कर चुके हो, यह भी एक तरह का टैलेंट है, आगे चलकर हार्वेस्ट होना तय है। फिर मैं कुछ देर सोचता हूँ और पूछता हूँ, क्या आपके पास कोई चेन एक्सरसाइज सेल के लिए है। यह
सुनकर शॉपकीपर लियो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, टॉयस्ट फ्रेंड, तुम्हारी सोच तो काफी आगे तक जा रही है। जिस पर वह सीधे कई सेट्स निकालता है और एक एक करके मुझे दिखाने लगता है। पहला है 9 टर्न रिटर्न यांग पैलेस। यह टॉप लेवल चेन बॉडी टेक्निक है। इससे सीधा चेन स्टेज तक कल्चरेशन की जा सकती है। इसमें बॉडी स्टील जैसी बन जाती है। इसकी कीमत 30,010 है। यह सुनकर मैं बस होंठ सिकोड़ लेता हूँ। टेक्निक अच्छी है, लेकिन उसकी प्राइस उससे भी ज्यादा डेंजरस है। फिर वह दूसरा सेट निकालता है और कहता है, यह मिंगवांग कुई टीजू है। इससे बॉडी में 270 पॉइंट्स खोले जा सकते हैं और रियल स्टील कंडेंस होता है। यह हाई लेवल चेन टेक्निक है। इसकी कीमत 10,010 है। इसके बाद वह तीसरा सेट निकालता है। यह गोल्डन स्टील ब्रोकन एम्प्लॉय है। यह इंटरमीडिएट चेन टेक्निक है। 30 साल तक कल्टीवेट करने पर स्मॉल सक्सेस मिलता है। इसकी कीमत 510 है। इतना बोलते बोलते शॉपकीपर लियो का गला सूख जाता है। फिर वह टी का एक सिप लेता है और आगे बोलता है, ऑन ए हेवनली ईविल फॉर डीमन एसेंस है। यह नाम सुनकर मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, यह टेक्निक अच्छी लग रही है, नाम भी काफी पावरफुल है, बस यही चाहिए। जिस पर शॉपकीपर लियो थोड़ा ऑकवर्ड होकर मेरी तरफ देखता है और कहता है, ये वन स्टेप शार्पनिंग टेक्निक है। चेन स्टेज तक पहुंचने के बाद हर कोई इससे बीट्स बनाता है। फिर वह तुरंत कहता है, माफ करना, मैंने गलत उठा लिया। 1 घंटे बाद मैं जूशुआन पैविलियन से बाहर निकलता हूँ, लेकिन शॉपकीपर लियो ने जो टेक्निक्स दिखाई थी उनमें से या तो मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था या फिर उन्हें कल्टीवेट करने में कई दशक लग जाते। इसलिए मेरे पास सिर्फ देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आखिर में शॉपकीपर लियो मुझे एक रास्ता बताता है। वह कहता है, चिंदायू चिंगयांगफंग सिटी के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक रुआन फैमिली रहती है। उनकी हालत अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उनके एंसेस्टर्स के पास एक चेन बॉडी टेक्निक थी। मैंने पहले 1010 देकर वह टेक्निक खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन रुआन फैमिली ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्यादा एलिक्सर या ची और ब्लड बढ़ाने वाली चीजें दे तभी वे बेचेंगे। मुझे नहीं पता, शायद तुम जाकर अपनी लक ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। उसकी बात का मतलब साफ था। मेरे पास जो थिन टूथ राइस थी, अगर मैं उसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनाकर ले जाऊं तो शायद सामने वाला मान जाए। जिस पर मैं भी उसे प्रॉमिस करता हूं कि जब थिन टूथ राइस मैच्योर हो जाएगी तब उसका कुछ हिस्सा मैं जूशुआन पैविलियन को बेचूंगा। फिर दोनों तरफ से बात हैप्पीली खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकलता हूं, मुझे हाउसिंग मार्केट के बाहर बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी भागते हुए दिखाई देते हैं। सभी के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होता है और माहौल बहुत टेंस लग रहा होता है। जिस पर मैं एक टॉयस्ट से पूछता हूँ, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा अटैक होने वाला है। जिस पर वह कहता है, फिक्र मत करो, हाउसिंग मार्केट के अंदर बहुत सेफ्टी है। चाहे वेस्ट स्टेज का कोई कल्टीवेटर भी आ जाए, वह यहाँ के सेकंड ऑर्डर प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता। बस बेवजह बाहर मत घूमना। ये सुनकर मैं थोड़ा शांत होता हूँ। फिर शॉपकीपर लियो की बात मानकर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ रुआन फैमिली के घर पहुंचता हूँ। लेकिन वहां पहुंचकर मैं देखता हूँ कि रुआन फैमिली का गेट बंद है। जिस पर आसपास के लोग मुझे बताते हैं कि वे लोग कुछ काम से बाहर गए हैं और वापस आने में 3 या 4 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरे पास वापस लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। शाम को मैं पेनहू डिस्ट्रिक्ट वापस आता हूँ। फिर घर के अंदर खाना बनाते समय थोड़ा एब्सेंट माइंडेड रहता हूँ, क्योंकि चिंगयांग हाउसिंग मार्केट तो काफी सेफ है, लेकिन उस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन हमारे पेनहू एरिया तक नहीं पहुंचता। तभी अचानक डोर पर नॉक होने लगता है, जिस पर मैं सावधानी से दरवाजा खोलता हूँ और सामने देखकर पता चलता है कि बाहर एक डाओइस्ट फ्रेंड खड़ा है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, चिंदायू, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ जीरो राइस की क्वालिटी और आउटपुट दोनों अच्छी है। मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूँ। जिस पर मैं कहता हूँ, हाल ही में जीरो राइस की प्रोडक्शन ठीक रही है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा पहले ही बिक चुका है। मेरे पास जितना जीरो राइस बचा है उतना मैं बेच सकता हूँ, लेकिन सब कुछ मार्केट रेट पर होगा। हालांकि मैं सामने वाले लेट स्टेज कल्टीवेटर को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई मुझे बेवजह सस्ता समझकर फायदा उठाए। फिर मैं थोड़ा रुककर कहता हूँ, वैसे अगले 2 दिनों में जीरो राइस की प्राइस लगभग 50% बढ़ने वाली है। यह सुनकर लॉन्ग डाओयू एक पल के लिए बिल्कुल रुक जाता है। फिर वह मुझे ध्यान से देखने लगता है। हालांकि कुछ दिनों बाद यह खबर सबको पता चलने वाली थी, लेकिन अभी चिंगयांग हाउसिंग मार्केट में सिर्फ कुछ ही सर्कल्स और कुछ बड़ी फोर्सेस को इसकी जानकारी थी। जिस पर लॉन्ग डाओयू धीरे से कहता है, क्विन डाओयू, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सच में काफी तेज है। जिस पर लॉन्ग डाओयू कहता है, अगर ऐसा है तो मैं बढ़ी हुई प्राइस पर ही इसे खरीद लेता हूँ। क्या कहते हो? यह सुनकर मैं सिर हिलाकर मान जाता हूँ। वैसे भी मेरे पास अभी करीब 50 पाउंड का स्टॉक बचा हुआ है जिसे बेचना है, लेकिन अब ज्यादा नहीं बचा। बाकी के लिए अगली सीजन का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन खत्म होती है। फिर लिंगमी लेकर लॉन्ग डाओयू वहां से जल्दी में निकल जाता है और मैं भी उसे सच में नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। आखिर आसपास की सारी गलियां उसी पर डिपेंड करती हैं। यहाँ तक कि लेट स्टेज प्रैक्टिस वाले ह्यूजेस भी अब पहले से तैयारी करने लगे हैं। ये देखकर साफ लगता है कि अब हालात सच में बदलने वाले हैं। हालांकि जीरो राइस की बढ़ी हुई प्राइस मेरे लिए अच्छी बात थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि आसपास का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है, जिस पर मैं भी बढ़ते खतरे के लिए तैयार करने का फैसला करता हूँ। फिर मैं बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठ जाता हूँ और चांगचुन पैलेस टेक्निक चलाना शुरू कर देता हूँ। इस बार मैं अपने पास बची हुई 2 पावरफुल मना मैग्नेटिक स्ट्राइप्स को यूज करने वाला था। जिस पर जैसे ही एक पावरफुल मन मैग्नेटिक स्ट्राइप गायब होती है, मेरे दंतियन के अंदर की मन तेजी से घूमने लगती है। वह बार बार मेरे गोल्डन वेंस को वॉश करती है और उन्हें और ज्यादा चौड़ा बनाती रहती है। फिर आखिर में
जब दांटियन के अंदर मणा एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पतली सी लेयर फट जाती है, जिस पर मैं सीधे ची ट्रेनिंग के थर्ड लेयर में पहुंच जाता हूं। अब मेरे शरीर से निकलने वाली माना फ्लक्चुएशन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और साथ ही मेरे शरीर के अंदर की गंदी ची भी बाहर निकल जाती है। आखिरकार अब मुझे क्यूआई ट्रेनिंग के सेकंड लेयर में फंसे नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन खुशी के साथ साथ मैं खुद को ज्यादा एक्साइटेड नहीं होने देता, क्योंकि अभी क्यूआई ट्रेनिंग के थर्ड लेयर की मेरी फाउंडेशन पूरी तरह स्टेबल नहीं है। इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ानी होगी। फिर इसी तरह 3 महीने और गुजर जाते हैं, लेकिन इन 3 महीनों में मुझे दंतियन के अंदर सिर्फ 2 वीक माना मैग्नेटिक स्ट्राइप्स ही मिलती हैं। लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि क्यूआई ट्रेनिंग के थर्ड लेयर में पहुंचने के बाद मेरी टोटल माना पहले से दोगुनी हो जाती है, जिस पर इंटरमीडिएट रियलम स्पेल अब मुझे पहले की तरह वीक महसूस नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी एबिलिटी भी एक नई हाइट तक पहुंच जाती है और इस बार मैं पूरे 90 तक पहुंच जाता हूं। फिर इस सीजन का 0 राइस टैक्स देने के बाद मैं बाकी राइस को तुरंत बेचने की जगह उसका एक हिस्सा अपने पास इमरजेंसी के लिए रख लेता हूं, क्योंकि इस बार प्राइस पहले से 60% ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस पर मैं भी अच्छी कमाई कर लेता हूं। मेरे स्टोरेज बैग के अंदर स्नैक्स पहली बार 150 युआन से ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस पर मैं शॉपकीपर लियो से 25 युआन खर्च करके एक लो ग्रेड गोल्डन लाइट सेल्फ प्रोटेक्शन टैलिस्मन खरीदता हूं और साथ ही एक बॉटल लो ग्रेड इक्विपमेंट क्लीनिंग लिक्विड भी ले लेता हूं। आजकल बिना सेल्फ डिफेंस के रहना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना जरूरी था। अक्टूबर के आखिर तक थर्ड लेवल 0 राइस लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। बस 1 महीना और बाकी था हार्वेस्ट में, और धीरे धीरे लोग कुछ समय पहले हुई हलचल को भी भूलने लगे थे। पहाड़ी पर फैले हुए सुनहरे जीरो फील्ड्स में हर तरफ जीरो फार्मर्स की बिजी फिगर्स दिखाई देती थीं, क्योंकि इस साल की आखिरी सीजन की 0 राइस हार्वेस्ट इन सभी जीरो फार्मर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिस पर बम्पर हार्वेस्ट का सोचकर कोई भी एक पल के लिए आराम नहीं करता। लगभग हर दिन वे लोग जीरो फील्ड में ही रहते हैं। वहीं मेरी एल्फ राइस फील्ड में इस सीजन सिर्फ एक वीक माना मैग्नेटिक स्ट्राइप ही निकली थी। उस समय मैं जीरो फील्ड में जीरो रेन अवेयरनेस यूज कर रहा था। तभी अचानक मुझे फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मेरा दिल तुरंत अलर्ट हो जाता है और मैं तुरंत अपनी अवेयरनेस वापस ले लेता हूँ। फिर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, जिस पर सामने आने वाला इंसान सुल्तान मास्टर निकलता है। उसे यहाँ देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। वह यहाँ क्या कर रहा था? फिर वह धीरे से कहता है, रिलैक्स, बस थोड़ा केयरफुल रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस बार यहाँ थिन टूथ राइस की वजह से आया हूँ। इसके बाद वह कहता है, हाफ लाइफ थिंग रेड स्पिरिट डियर। यह नाम सुनकर मैं पूरी तरह चौंक जाता हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार यह नाम सुना था। लेकिन सुल्तान मास्टर आगे बताता है कि रेड स्पिरिट डियर एल्केमी में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिर वह सीधे थिन टूथ राइस फील्ड के किनारे तक जाता है और वहां खड़े होकर बहुत ध्यान से उसे देखने लगता है, जिस पर वह पूरे जीरो फील्ड के चारों तरफ घूमता है। फिर आखिर में वह मेरी तरफ देखकर कहता है, सच सच बताओ, तुमने जो थिन टूथ राइस ग्रो की है उसने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। जब यह मैच्योर होगी तब इसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। लगता है तुम्हारे पास कोई स्पेशल प्लांटिंग सीक्रेट है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि मेरे पास कोई सीक्रेट रेसिपी तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा सीक्रेट जरूर है जो मैं किसी को बता नहीं सकता। फिर सुल्तान मास्टर धीरे से थिन टूथ राइस के ऊपर की लीव्स को हटाता है और मुझे हाथ से इशारा करके पास बुलाता है, जिस पर मैं आगे बढ़कर उसके पास जाता हूँ और ध्यान से देखता हूँ। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि लीफ की जड़ के पास एक छोटी सी लाल बूंद जैसी चीज लटकी हुई है, जिस पर सुल्तान मास्टर कहता है, यही रेड स्पिरिट डियर है। ये सुनकर मुझे तुरंत सब समझ आ जाता है। अगर सुल्तान मास्टर इसका नाम न बताता तो शायद मैं कभी इसे नोटिस भी नहीं कर पाता। फिर वह कहता है, इसे निकाल लेने से स्पिरिचुअल प्लांट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और यह मेरे एल्केमी में काम आ सकता है। अगर तुम अलाउ करो तो मैं इसका थोड़ा हिस्सा कलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें 10 स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहता हूँ, अगर यह चीज आपके काम की है तो आप इसे ले जाइए। मैं इसके बदले स्पिरिट स्टोन्स कैसे ले सकता हूँ? यह सुनकर सुल्तान मास्टर भी मुस्कुरा देता है। फिर वह कहता है, अगर ऐसा है तो मैं मना नहीं करूंगा। इसके बाद वह एक जैस्पर मैग्नेटिक बॉटल निकालता है और रेड स्पिरिट डियर को कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक आसपास के जंगलों की ट्री कैनोपी जोर जोर से हिलने लगती है और उसी समय एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिस पर अगले ही पल 4 शैडो जैसी फिगर्स जंगल से बाहर कूदती हैं और सीधे इस स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ भागती हैं। यह देखकर सुल्तान मास्टर तुरंत रुक जाता है और मेरा एक्सप्रेशन भी बदल जाता है, जिस पर मैं बिना सोचे समझे अपना गोल्डन लाइट टैलिस्मैन निकाल लेता हूँ। मेरी आईब्राउज कसकर सिकुड़ जाती हैं और तभी एक अजीब और मनहूस सी डिजायर सीधे मेरे दिल में दौड़ जाती है, जिस पर हाईलैंड पर मौजूद बाकी स्पिरिचुअल फार्मर्स भी इस अबनॉर्मलिटी को नोटिस कर लेते हैं और वे सब अपने हाथों का काम तुरंत रोक देते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, एक ऐसी चीख सुनाई देती है जो सीधे सोल तक गूंजती चली जाती है, जिस पर हम देखते हैं कि ट्री और स्टोन के पीछे का पूरा एरिया अजीब और बालों से भरे मंकीत से ढका हुआ होता है, जो तेजी से स्पिरिट फील्ड के अंदर रश करते चले आते हैं। इनमें से कुछ की ऑरा बाकी सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिस पर पता चलता है कि उनमें से एक मिड स्टेज मॉन्स्टर बीस्ट होता है। यह देखकर सुल्तान मास्टर का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वह घबराकर कहता है, बुरा हो गया, यह तो विंड मंकी है। जिसके बाद वह तुरंत चुवुलू को एक जोरदार स्लैप मार देता है, जिस पर उसके हाथ में राइटियस एनर्जी का एक सेट दिखाई देता है और वह बिना देर किए एक स्पेल कास्ट करता है। अगले ही पल जमीन पर एक फॉर्मेशन बनती है और लाइट ब्लू कलर की 2 शीट्स जितनी बड़ी रोशनी हमारे चारों तरफ फैल जाती है, जिस पर सुल्तान मास्टर तुरंत चिल्लाता है, बाहर खड़े मत रहो, जल्दी अंदर आओ। यह सुनकर मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और तुरंत उस लाइट के अंदर कदम रख देता हूँ। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ,
बाहर की सारी आवाजें इंस्टेंटली आइसोलेट हो जाती हैं, जिस पर मैं बाहर की तरफ देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि उन विंड मंकी के मुंह से थिक हवा जैसी सिल्क और फॉक्स शेप वाली ईगल वेव बाहर फैलती चली जाती है और फिर सामने खड़े लो लेवल स्पिरिचुअल फार्मर्स को हिट करती है, जिस पर जैसे ही कोई स्पिरिचुअल फार्मर उस वेव की चपेट में आता है उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह ऐसे खड़ा रह जाता है जैसे उसकी सोल ही निकल गई हो और उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैंक हो जाती हैं। फिर एक मिड जी ट्रेनिंग स्पिरिचुअल फार्मर अपनी मैजिक स्वॉर्ड और फ्लाइंग शील्ड निकालकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हवा में उठता है उसी वक्त ईगल वेव उसे बीच में रोक देती है और वह मिड एयर से नीचे गिर जाता है, जिस पर स्पिरिट फील्ड के अंदर से एक बहुत बड़ा विंड मंकी छलांग लगाता है। वह बाकी मंकीज से कई गुना बड़ा होता है और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि एक पल में ही वह उस स्पिरिचुअल फार्मर तक पहुंच जाता है। फिर वह सीधे उसकी गर्दन को पकड़कर जोर से काट देता है और अगले ही पल स्पिरिचुअल फार्मर की गर्दन से खून का फव्वारा बाहर निकलने लगता है, जिस पर उसके मरने से पहले भी उसके चेहरे पर वही शॉक जम जाता है, जैसे उसे आखिर तक यकीन ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ। यह सब देखकर मेरा स्कैल्प तक सुन्न पड़ जाता है। फिर मैं सुल्तान मास्टर की तरफ देखता हूँ, जिस पर उसका चेहरा बेहद अगली और टेंशन से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए कहता है, घबराओ मत, मेरी फॉर्मेशन इन्हें रोक सकती है। विंड मंकी की सबसे डेंजरस चीज उसकी ईगल वेव है। यह लोगों के दिल और दिमाग को तोड़ देती है। इसकी घोस्ट लाइक अटैक को गार्ड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम स्पिरिट फीदर सेक्ट के सपोर्ट आने तक इन्हें रोक लेंगे। जिस पर उसके इतना कहते ही अचानक 7 या 8 विंड मंकी एक साथ हमारी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे सब सीधा उस लाइट बैरियर की तरफ जंप करते हैं जहां हम खड़े होते हैं। यह देखकर सुल्तान मास्टर के चेहरे का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है और तभी उन मंकीज को अपनी तरफ आते देखकर मैं तुरंत चू वुवेई को एक जोरदार स्लैप मारता हूँ, जिस पर मेरी आंखें अचानक बेहद शार्प हो जाती हैं। फिर मेरे हाथ में एक छोटा सा बेल दिखाई देता है जो लगातार ड्रिप जैसी आवाज कर रहा होता है, जिस पर मैं तुरंत हैंड सील बनाता हूँ और अगले ही पल वह छोटा बेल अचानक टूट जाता है। फिर उसके टूटते ही एक बहुत ही भयानक और जोरदार साउंड चारों तरफ फैल जाती है। वह आवाज इतनी खतरनाक होती है जैसे कोई जायंट मंकी पूरे माउंटेन और फॉरेस्ट को हिला रहा हो, जिस पर वह साउंड वेव मुझे सेंटर बनाकर हर डायरेक्शन में फैलती चली जाती है और फिर काउंटलेस आवाजें समुद्र की लहरों की तरह लेयर बाय लेयर बाहर निकलती हैं, जिस पर उन विंड मंकी की गोस्ट लाइक ईगल वेव्स पूरी तरह ड्राउन हो जाती हैं। फिर पास खड़े कई मंकीज की आंखों में डर दिखाई देने लगता है। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, यहाँ तक कि जो लो लेवल स्पिरिचुअल फार्मर्स अभी तक कंफ्यूज्ड और ब्लैंक खड़े थे वे भी धीरे धीरे फिर से क्लियर माइंड में आने लगते हैं, जिस पर आसपास खड़े बाकी मंकीज भी कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और उन मिड स्टेज लीडर मंकीज के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन कुछ ही सांसों बाद वह लीडर मंकी फिर से खुद को संभाल लेता है, जिस पर वह ऊपर आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से अजीब तरीके से हंसने लगता है। फिर वह दोबारा बाकी मंकीज को हमारी तरफ अटैक करने का सिग्नल देता है। यह देखकर मैं अंदर ही अंदर सोचने लगता हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल मूव नहीं है, ये तो पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस वर्जन है। जिस पर मुझे महसूस होता है कि इस टेक्निक को यूज करते ही मेरी सारी मन एक ही बार में ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद पहली बार यूज करने पर इसका इतना असर देखकर मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। फिर मेरे पीछे खड़ा सुल्तान मास्टर मुझे देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ जाती हैं, जैसे वह बिलीव ही नहीं कर पा रहा हो कि मैंने अभी क्या किया है। जिस पर वह हल्की सी हंसी के साथ कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन केयरफुल रहो, वे मंकीज फिर से आ रहे हैं। यह सुनकर मैं तुरंत फिर से अलर्ट हो जाता हूँ, लेकिन तभी आधे साल बाद पहली बार आसमान में एक बहुत बड़ा धर्म बोर्ड दिखाई देता है जो तेजी से हमारी तरफ आता चला जाता है, जिस पर उसकी रोशनी नीचे गिरती है और मैं ध्यान से देखता हूँ कि उसमें लिंग्यू सेक्ट का बोन स्कॉलर और उसके साथ आउटर सेक्ट के डिसिपल्स मौजूद होते हैं जो हमारी मदद के लिए तेजी से पहुंचते चले आते हैं। उन्हें देखकर मैं आखिरकार राहत की सांस लेता हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैं अपनी ताकत लगभग 5 बार यूज कर चुका होता हूँ और इस वक्त मेरा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका होता है। मेरा मना भी लगभग खत्म हो चुका होता है, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि अगर चांगचुन कुंग फू और मेरी बाकी टेक्निक्स ने मुझे अभी तक संभाल कर नहीं रखा होता तो शायद मैं यहीं गिर गया होता। और फिर बोन स्कॉलर नीचे उतरते ही गुस्से में कहता है, कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, फिर भी तुम लोग टाइगर की नाक के नीचे छिपने की हिम्मत कर रहे हो। जिस पर साफ पता चलता है कि वह बहुत ज्यादा एंग्री है, क्योंकि इस बार स्पिरिट फील्ड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता है और स्पिरिचुअल राइस टैक्स की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। इसके बाद बोन स्कॉलर तुरंत अपना हाथ उठाता है, जिस पर आसमान के अंदर से एक रेड टाइगर एयरशिप तेज आवाज के साथ बाहर निकलती है और सीधे बैटलफील्ड की तरफ बढ़ती चली जाती है। और हवा में रहना स्पिरिचुअल पावर की फ्लोटिंग लाइट से बेहतर होता है, जिस पर एयरशिप एकदम से हवा में मूव करने लगती है। फिर अचानक हवा और भी तेज हो जाती है और एक विंड मंकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर एक ब्लड लाइन सी बन जाती है और वह शुरू से लेकर आखिर तक बीच से 2 हिस्सों में कट जाता है, जैसे उसे शिप ने सीधा आधा काट दिया हो। जिस पर मैं बोन वॉरियर के थंडर जैसे मेथड्स को देखकर वहीं खड़ा रह जाता हूँ और आसपास खड़े स्पिरिट फीदर सेक्ट के डिसिपल्स भी यही फील करने लगते हैं कि अब ये क्राइसिस खत्म हो चुकी है। इसके बाद बोन वॉरियर लोगों को लेकर जल्दी जल्दी आसपास का एरिया साफ करवाने लगता है और बाकी मंकीज भी
पूरी तरह हेल्पलेस हो जाते हैं। थोड़े ही समय में स्पिरिचुअल फील्ड के आसपास का खतरा खत्म हो जाता है और अब किसी डिस्टर्बेंस की चिंता नहीं रहती। फिर सीन साफ करने का काम शुरू होता है, जिस पर बोन मोंक अपनी धर्म बोर्ड पर खड़ा होकर मेरी तरफ मुड़ता है और सामने से पूछता है। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहता हूँ और धीरे से जवाब देता हूँ। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में मैं ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें दिखाने की हिम्मत नहीं करता। मैं हमेशा से कॉशियस रहा हूँ। इस दुनिया में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता और जब तक जरूरी ना हो मैं बस खुद को नॉर्मल ही दिखाता हूँ। जिस पर बोन स्कॉलर कुछ देर तक मुझे देखता रहता है, जैसे उसे मुझ पर थोड़ा डाउट हो रहा हो। फिर सुल्तान मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है, इस बार किन डाओयू की वजह से ही सब बच पाया है। जिस पर सुल्तान मास्टर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोन स्कॉलर भी वहीं मौजूद होता है। अभी थोड़ी देर पहले तक उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन अब वह मुश्किल से हल्की सी स्माइल निकालता है। फिर वह कहता है, तुमने इस बार काफी हेल्प की है। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर कहता है, जो लिंगनोंग थिन टूथ राइस उगाता है उसे इस क्वार्टर में स्पिरिट राइस टैक्स पर 10% की छूट मिलेगी। जिस पर वह तुरंत अपने लोगों से पूछता है, लिख लिया ना? और वे लोग तुरंत कहते हैं, जी लिख लिया। यह सुनकर दू हाइफू का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसने कुछ बहुत बुरा खा लिया हो, क्योंकि टैक्स 10% कम होगा तो नेचुरली उसका हिस्सा भी कट जाएगा। फिर बोन स्कॉलर सुल्तान मास्टर की तरफ देखकर कहता है, जो बात पहले तुमसे हुई थी वह अभी भी काउंट करती है। अगर सोच लो तो कभी भी लिंग्यू गेट आ जाना। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, मैं फ्री रहने का आदी हूँ, मुझे बंधन पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सोचने दो, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। यह कहकर मैं वहां से पहले ही निकल जाता हूँ, क्योंकि इस बार मंकीज के अटैक में मेरे हाईलैंड और बाकी कई स्पिरिचुअल फार्मर्स के फील्ड्स बुरी तरह बर्बाद हो चुके होते हैं। 3 या 4 स्पिरिचुअल फील्ड्स में से आधे से ज्यादा खत्म हो चुके होते हैं। और जब मैं फील्ड में पड़ी हुई लाशों को देखता हूँ तो मेरे दिल में अजीब सा फीलिंग आता है। हम जैसे नीचे वाले स्पिरिचुअल फार्मर्स बस मेहनत करके अपना फील्ड संभालते हैं और एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अचानक आई डिजास्टर के सामने हम कुछ नहीं कर पाते। अगर सुल्तान मास्टर उस मॉन्स्टर को पहचान नहीं पाता तो शायद आज मेरा भी वही हाल होता। फिर अचानक मुझे याद आता है, अरे त्साई लाओजू का क्या हुआ? जिस पर मैं मन ही मन एक स्पेल चांट करता हूँ, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, चिंदाओयू इस बार सच में तुम्हारी वजह से बच गया। अगर तुमने उन्हें अपने ऊपर अटैक करने नहीं दिया होता तो शायद आज मैं नहीं बचता। जिस पर सुल्तान मास्टर मेरे पास आता है और अपने हाथ से एक जेड बॉटल निकालकर मुझे देता है। मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन फिर बॉटल ले लेता हूँ। जैसे ही मैं उसे खोलता हूँ उसके अंदर 5 पिल्स होती हैं, जिस पर मैं तुरंत उन्हें खा लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरा पीला चेहरा थोड़ा नॉर्मल होने लगता है और मेरी ताकत भी वापस आने लगती है। फिर मैं कहता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ कि सीआई लाओजू सेफ है या नहीं। यह कहकर मैं जल्दी से उसकी स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ निकल जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पहाड़ के रास्ते के बीच तक पहुंचता हूँ, सामने से काई लाओजू खुद आ जाता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, चेहरा पूरा गंदा होता है और वह बहुत एम्बेरस्ड दिख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह मुझे देखता है और नोटिस करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वह वहीं रुक जाता है। फिर वह जोर से चिल्लाता है, क्या बात है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ? जिस पर साफ पता चलता है कि वह पहले मेरी सेफ्टी को लेकर वरीड था, लेकिन अब उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वह कहता है, तू बच कैसे गया? पता नहीं ये पागल मंकीज कहाँ से आ गए? इसके बाद वह फिर गुस्से में बोलता है, मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन पता नहीं किस हरामखोर ने मंकीज को मेरी तरफ खींच दिया। किसी मंकी ने मेरी कमर पर ऐसी मार मारी कि अभी तक दर्द हो रहा है। फिर वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या ये मंकीज तेरे रिश्तेदार थे जो तुझे हाथ तक नहीं लगाया? जिस पर मैं सीधा जवाब देता हूँ, किस्मत से मुझे सुल्तान मास्टर मिल गया था। अगर वह ना होता तो तू अभी मेरे लिए अगरबत्ती जला रहा होता। यह सुनकर त्साई लाओजू कुछ देर चुप हो जाता है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। वह मेरी स्पिरिचुअल फील्ड की तरफ देखता है, जहाँ थिन टूथ राइस अब आधी हाइट तक बढ़ चुकी होती है। जिस पर वह काफी देर तक बिना कुछ बोले उसे देखता रहता है। फिर धीरे से कहता है, तूने सच में थिन टूथ राइस उगा ली? इसके बाद वह बोलता है, मैं यहाँ 10 साल से हूँ। मैंने भी थिन टूथ राइस उगाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार फेल हो गया। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, लेकिन तूने सच में इसे ग्रो कर लिया। जिस पर उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे बहुत जेलासी हो रही है। फिर वह नाराज होकर कहता है, तू बड़ा बेकार दोस्त है। तूने मुझे वाइन वापस कर दी, थिन टूथ राइस उगा ली और मुझे बताया तक नहीं। फिर वह तुरंत पूछता है, सच सच बता, ये स्पिरिट सीड तुझे मिली कहाँ से? मैं जवाब देता हूँ, लियाओ चांगुई से खरीदी थी, अपनी पूरी फ्यूचर की सेविंग लगा दी थी। यह सुनकर वह एक लंबी सांस लेता है और कहता है, तेरी किस्मत सच में बहुत स्ट्रांग है और तूने इसे सच में उगा भी लिया। अब तो समझ नहीं आता तेरे बारे में क्या बोलूं। फिर वह हंसते हुए कहता है, जब थिन टूथ राइस पक जाएगी तब मुझे ज्यूशुआन पैविलियन में ड्रिंक पिलाना। मैं भी उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, पक्का। और फिर 2 दिन बाद चिंग्यांग मार्केट खुलता है और मैं एक बार फिर से रू फैमिली कोर्टयार्ड की तरफ जाने लगता हूँ। दरवाजा एक मिडिल एज्ड आदमी खोलता है। वह ची ट्रेनिंग के आखिरी स्टेज पर होता है। उसका चेहरा काफी थका हुआ होता है और उसकी आंखें भी बिखरी हुई सी लगती हैं। फिर वह मुझे देखकर कहता है, डाओइस्ट, आप किसे ढूंढ रहे हैं और क्या काम है? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, क्या आप ही सॉफ्ट डाओइस्ट हैं? मेरा सरनेम किन है? मुझे लियो चांगुई ने भेजा है। मैंने सुना है कि आपके पास बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक है, इसलिए मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। यह सुनकर सॉफ्ट डाओइस्ट कुछ देर के लिए रुक जाता है। फिर वह मुझे अंदर बुला लेता है। मैं कोर्टयार्ड के अंदर जाता हूँ
लेकिन अंदर का सीन काफी सूना और पुराना दिखाई देता है। सामने खड़े सॉफ्ट डाओइस्ट के अलावा वहाँ और कोई नहीं होता। फिर वह धीरे से कहता है, अगर तुम्हें लियो चांगुई ने भेजा है तो उसने तुम्हें सब बता दिया होगा। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एलिक्सर या स्पिरिचुअल मटेरियल नहीं है जो ची पॉकेट को बढ़ा सके, तो मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ और फील करता हूँ कि उसकी कल्चरेशन बहुत नॉर्मल है। मैं उससे कुछ खास फील नहीं कर पाता। फिर मैं पूछता हूँ, क्या आप मुझे इस टेक्निक के बारे में बता सकते हैं? जिस पर वह हल्का सा हंसता है और कहता है, तुम मुझ पर हंसोगे नहीं। सच कहूँ तो मैं भी अब तक इसी टेक्निक पर डिपेंड हूँ। इसके बाद वह कहता है, इस टेक्निक का नाम व्हाइट ट्रेजर ग्लास एसेंस है। ये हमारे फैमिली में जनरेशन से चली आ रही है। हर जनरेशन के एंसेस्टर्स ने इसे थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन इसका असली ओरिजिन आज तक किसी को नहीं पता। फिर वह थोड़ा रुकता है और कहता है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने की एक बहुत डेंजरस कंडीशन है। इसे सिर्फ वही इंसान प्रैक्टिस कर सकता है जिसके पास ची पॉकेट बढ़ाने वाला टैलेंट हो। इसके बाद वह मुझे डिटेल में इस टेक्निक के बारे में बताने लगता है और उसकी बातें सुनते सुनते मैं धीरे धीरे समझने लगता हूँ कि यह व्हाइट ट्रेजर ग्लास एसेंस बाकी सभी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक से पूरी तरह अलग है। इसका तरीका ना तो बॉडी को मजबूत करने वाला होता है और ना ही ब्लड को सीधा बढ़ाने वाला। जैसा इसके नाम से पता चलता है, यह टेक्निक सिर्फ उन स्पिरिचुअल मटेरियल्स पर डिपेंड करती है जिनमें ची और ब्लड की पावर होती है, और स्पिरिचुअल मटेरियल जितना हाई ग्रेड होगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। फिर यह टेक्निक ची और ब्लड को बॉडी में भरती है, और जब ची और ब्लड एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वाटर रिफाइनिंग का स्टेज शुरू होता है, जिस पर बॉडी का नॉर्मल ब्लड धीरे धीरे बदलने लगता है और उसकी जगह स्पेशल हार्ट ब्लड बनना शुरू हो जाता है। फिर वह लगातार ची और ब्लड को कंप्रेस करती रहती है जब तक कि वह ऑलमोस्ट हड्डी जैसी सॉलिड न बन जाए, और जब बॉडी अपनी लिमिट को पार कर जाती है तो ल्यूली स्टेज शुरू होता है। उस स्टेज पर बॉडी पूरी तरह ल्यूली जैसी बदल जाती है। फिर वह कहता है, व्हाइट ट्रेजर ग्लास एसेंस के 5th लेयर तक पहुंचने के बाद बॉडी कई बार ट्रांसफॉर्म होती है और उसके बाद बॉडी के बाहर एक ग्लेज्ड ट्रेजर रॉब बन सकती है, जिस पर किसी भी तरह का पॉइजन असर नहीं करता। कोई भी बुरी चीज बॉडी को छू नहीं सकती, यहाँ तक कि नॉर्मल स्वॉर्ड भी उसे काट नहीं सकती, और कुछ हद तक ये मैजिक स्पेल्स को भी तोड़ सकती है। फिर वह आगे कहता है, अगर कोई इस टेक्निक को बहुत हाई लेवल तक पहुंचा दे तो उसकी बॉडी प्योर ग्लास बॉडी बन जाती है। उसकी पूरी बॉडी से लाइट निकलती है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल हो जाती है। लेकिन फिर वह खुद ही सिर हिलाता है और कहता है, लेकिन यह सब सिर्फ रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। आज तक कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, और इसकी वजह भी सिंपल है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए जितने स्पिरिचुअल मटेरियल्स चाहिए वह एक बॉटमलेस पिट की तरह है। अगर किसी के पास लगातार स्पिरिचुअल मटेरियल्स की सप्लाई ना हो तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि वह यह टेक्निक छोड़ दे, क्योंकि जितना पैसा और रिसोर्सेज इसमें लगते हैं उतने में इंसान कई टॉप लेवल टेक्निक्स खरीद सकता है, और इतना सब करने के बाद भी जरूरी नहीं कि वह इसे सीख पाए। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर सोचने लगता हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्पिरिचुअल मटेरियल्स कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास सेकंड ऑर्डर सॉल्यूशन है, और जो चीज बाकी लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है वही चीज मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। मतलब जब तक मेरे पास काफी क्यूआई और ब्लड स्पिरिचुअल मटेरियल्स रहेंगे तब तक इस टेक्निक की प्रैक्टिस स्पीड कभी स्लो नहीं होगी। फिर मैं उससे पूछता हूँ, आप अभी इस टेक्निक के किस लेवल तक पहुंचे हैं? जिस पर वह लंबी सांस लेकर कहता है, मैंने पिछले कई सालों में अपनी पूरी फैमिली वेल्थ खर्च कर दी। हजारों स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए, हर जगह जाकर ची और ब्लड वाले स्पिरिचुअल मटेरियल्स कलेक्ट किए, लेकिन इसके बाद भी मैं सिर्फ तीसरे लेयर तक ही पहुंच पाया। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है, अगर हमारे फैमिली में कोई 5th लेयर तक पहुंच पाता तो शायद आज मुझे ये एंसेस्ट्रल टेक्निक बेचनी ना पड़ती। ये सुनकर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि आखिर वह अपनी फैमिली की टेक्निक बेचने के लिए क्यों मजबूर हुआ। कुछ देर सोचने के बाद मैं सीधा कहता हूँ, मैं तुम्हें 1000 स्पिरिट स्टोन्स और 10 जिन थिन टूथ राइस दूंगा, उसके बदले तुम मुझे ये टेक्निक दे दो। ये सुनते ही उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत कहता है, तुम्हारे पास थिन टूथ राइस है? जिस पर मैं कहता हूँ, अभी वह पूरी तरह रेडी नहीं हुई है, लेकिन उसे सक्सेसफुली ग्रो कर लिया गया है, अब बस कुछ समय की बात है। यह सुनकर वह कुछ देर तक चुप रहता है, क्योंकि उसके लिए थिन टूथ राइस किसी ट्रेजर से कम नहीं होती। फिर वह कहता है, ठीक है, डील हो सकती है, लेकिन 10 जिन बहुत कम है, मुझे कम से कम 20 जिन थिन टूथ राइस चाहिए। यह सुनते ही मैं बिना कुछ बोले मुड़ जाता हूँ और वहां से जाने लगता हूँ, क्योंकि वह साफ तौर पर जरूरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। 20 जिन थिन टूथ राइस, यह मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। जिस पर वह तुरंत पीछे से कहता है, चिंदायू रुकिए, बात की जा सकती है, इतनी जल्दी मत जाइए। फिर वह जल्दी से कहता है, ठीक है। मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। 15 जिन थिन टूथ राइस दे दीजिए। लेकिन मैं तब भी कुछ नहीं बोलता, मैं बस उसकी तरफ चुपचाप देखता रहता हूँ। जिस पर सॉफ्ट डाउइस्ट समझ जाता है कि मैं आसानी से मानने वाला नहीं हूँ। फिर वह बेबस होकर लंबी सांस लेता है और कहता है, आजकल के यंग लोग सच में बहुत मुश्किल हैं, तुम जानते हो कि यह मेरी आखिरी कीमत है। फिर वह धीरे से कहता है, मैंने इतने सालों तक इस टेक्निक को संभाल कर रखा, लेकिन हमारे सॉफ्ट फैमिली में कोई भी इसे सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो फिर मैंने ची डाउइस्ट की बात मान ली और 10 जिन थिन टूथ राइस पर डील तय हो गई। जिस पर वह पूछता है, मुझे नहीं पता कि इन डाउइस्ट की थिन टूथ राइस कब तक मिल पाएगी। मैं जवाब देता हूँ, अभी लगभग 2 साल बाकी हैं। यह सुनकर वह कहता है, अगर ऐसा है तो पहले तुम मुझे 1000 स्पिरिट स्टोन्स दे दो, मैं तुम्हें टेक्निक के पहले 5 लेयर्स की कॉपी दे देता हूँ, और जब थिन टूथ राइस पक जाएगी तब बाकी हिस्सा ले लेना। इसके बाद मैं वापस पेनहू डिस्ट्रिक्ट लौट आता हूँ और फिर से अपनी बोरिंग फार्मिंग लाइफ शुरू कर देता हूँ। हर दिन थिन टूथ राइस को धीरे धीरे पकते हुए देखकर अगले 2 साल के लिए मेरे मन में पहले से ही एक प्लान बना हुआ होता है। जब तक स्पिरिचुअल फील्ड में रिपनिंग वाला अगला स्ट्रिप निकल आएगा, मैं सीक्रेटली थिन टूथ राइस का एक छोटा
हिस्सा अलग करके ग्रो कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ कुछ 100 प्लांट्स हटाने होंगे और बाकी लोगों को इसका पता भी नहीं चलेगा। और जो 3 प्लांट सेकंड ऑर्डर स्ट्रिप्स वाले हैं, उन्हें तो हर हाल में रिपनिंग के लिए अलग करना ही पड़ेगा। इसके अलावा स्पिरिचुअल फील्ड में एक और रिपनिंग सेकंड ऑर्डर स्ट्रिप भी मौजूद होती है। अगर आसपास का माहौल ऐसा ना होता तो मुझे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। मैं आराम से 2 साल इंतजार कर सकता था, लेकिन अभी की सिचुएशन में मैं अब और धीरे धीरे इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड का पूरा ऑर्डर बदल रहा होता है। सेक्ट के ऊपर वाले लोगों का गेम अब यून जे तक पहुंच चुका होता है। ग्रेट वाइल्डनेस, लिक्विड फिश, ग्रीन सनस्टोन, इन सब चीजों के बीच मुझे अपनी किस्मत का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना होगा। 1 महीने बाद साल का आखिरी सीजन आता है और स्पिरिट राइस आखिरकार पूरी तरह पक जाती है। लेकिन इस बार पिछली बार जैसा नहीं होता, क्योंकि बोन स्कॉलर और डू हाइफू पहले से ही स्पिरिट फील्ड के पास खड़े होते हैं। उनके पीछे कई डिसिपल्स भी हेविली गार्ड हालत में मौजूद होते हैं, जिस पर बोन स्कॉलर के ऑर्डर के बाद सभी स्पिरिचुअल फार्मर्स स्पिरिट राइस काटना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पूरा आसमान सनसेट के रंग से भर जाता है और फिर स्पिरिट राइस की हार्वेस्टिंग पूरी हो जाती है। इसके बाद डू हाइफू एक एक करके सबका टैक्स कलेक्ट करने लगता है। थोड़ी ही देर में सारे हिसाब पूरे हो जाते हैं, जिस पर डू हाइफ क्वाइटली रैंकिंग की लिस्ट बोन स्कॉलर को देता है। और इस सीजन में मेरी स्पिरिट राइस की प्रोडक्शन पहले से भी ज्यादा हो जाती है। मेरा टोटल आउटपुट पूरे 90 जिन तक पहुंच जाता है, जिस पर बोन स्कॉलर मुझे टैक्स से फ्री कर देता है। टैक्स देने के बाद मेरे पास अपने लिए पूरे 320 जिन स्पिरिट राइस बच जाती है। अगर पूरे साल के तीनों सीजन्स को जोड़ें तो मेरी टोटल प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होती है कि मेरी रैंकिंग पूरे पेनहो डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 के अंदर पहुंच जाती है। फिर सामने से अनाउंसमेंट होती है, इस साल की स्पिरिट राइस प्रोडक्शन रैंकिंग पूरी हो चुकी है, तुम लोग खुद जाकर देख सकते हो। जिस पर रैंकिंग में सबसे नीचे वाले 30 लोगों को अलग बुलाया जाता है। फिर बोन स्कॉलर कहता है, तुम 30 लोग बोट पर चढ़ो और मेरे साथ चलो। भले ही इस बार स्पिरिट फील्ड पर मॉन्स्टर का अटैक हुआ था, लेकिन बोन स्कॉलर और बाकी लोग इन लो लेवल स्पिरिचुअल फार्मर्स के लिए बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाते। मैं उन लोगों की आंखों में देखता हूँ, वहाँ सिर्फ डर, सैडनेस और होपलेसनेस दिखाई देती है, क्योंकि वे सब जानते हैं कि अब उनका क्या होने वाला है। जिस पर मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहता हूँ। मेरे दिल में भी मिक्स फीलिंग्स आने लगती हैं, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें फिर से मजबूत हो जाती हैं। मैं मुड़कर चियाई लाओजू के कंधे पर हाथ रखता हूँ और कहता हूँ, मत देख, चलो। फिर चाई लाओजू धीरे से पूछता है, ब्रदर चिन, क्या तुझे लगता है एक दिन हम दोनों भी उन 30 लोगों में होंगे? यह सुनकर मैं कुछ देर तक चुप रहता हूँ। अगर मेरे पास यह गोल्डन फिंगर ना होता तो शायद आज उन लोगों की जगह मैं होता, क्योंकि यही एक आम इंसान का आखिर होता है। अच्छे समय में इंसान बैल और घोड़े की तरह काम करता है और बुरे समय में वह राख बन जाता है। लेकिन अभी के लिए मैं बस किन्मी का इस्तेमाल करता हूँ और दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। फिर नया साल आता है, पहाड़ और नदी फिर से हरे हो जाते हैं और स्प्रिंग शुरू होते ही मैं पहली सीजन की स्पिरिट राइस जल्दी से बो देता हूँ। कुछ ही समय बाद स्पिरिचुअल फील्ड में चारों तरफ नए स्प्राउट्स निकल आते हैं। फिर अचानक मेरे सामने 2 नए मैग्नेटिक स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं। नेम स्पिरिट राइस मैग्नेटिक स्ट्रिप, रिपनिंग, मैच्योरिटी 3%। नेम स्पिरिट राइस मैग्नेटिक स्ट्रिप, वीक माना, मैच्योरिटी 3%। इन दोनों मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को देखकर मैं एक्साइटमेंट से भर जाता हूँ, क्योंकि 3 महीने बाद जब इस सीजन की स्पिरिट राइस पूरी तरह पक जाएगी, तब मुझे एक राइपनिंग मैग्नेटिक स्ट्रिप और एक वीक माना मैग्नेटिक स्ट्रिप मिलने वाली होती है। और इसका मतलब साफ होता है, अब मैं थिन टूथ राइस का एक हिस्सा समय से पहले हार्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन स्पिरिचुअल फार्मर की लाइफ हमेशा की तरह बोरिंग ही होती है। स्पिरिचुअल फील्ड के पास मेरी मना के कंट्रोल में एक ब्लू मैजिक स्वॉर्ड ऊपर नीचे उड़ती रहती है। वह हवा में कई तरह के फैंसी मूव्स करती है और उसके हवा चीरने की आवाज लगातार सुनाई देती है। यह बेसिक स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक होती है, जिसे ज्यादातर कल्टीवेटर सीखते हैं। लेकिन पहले मैं इतना गरीब था कि सबसे लो लेवल मैजिक स्वॉर्ड भी नहीं खरीद सकता था, इसलिए चाहकर भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। फिर चिंगलिंग स्वॉर्ड हवा में एक ग्रीन लाइट छोड़ती हुई आगे बढ़ती है और पास पड़े एक बड़े पत्थर पर वार करती है, जिस पर पत्थर का एक छोटा हिस्सा सीधा कटकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर मैं फील करता हूँ कि यह काफी काम की चीज है। लेकिन जब मैं मना चलाता हूँ तो स्वॉर्ड की मूवमेंट अभी भी थोड़ी हैवी और रफ लगती है, जिस पर मैं क्विंगलिंग स्वॉर्ड वापस लेता हूँ, एक कपड़ा निकालकर उसे साफ करता हूँ और धीरे से खुद से बात करने लगता हूँ। मेरे दिमाग में फिर बोन स्कॉलर का सीन आ जाता है, जब उसने अपनी रेड फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाली थी और एक ही वार में सामने वाले को बीच से काट दिया था। वही असली फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक थी। मेरी ये लो लेवल मैजिक स्वॉर्ड उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड के सामने किसी टॉय जैसी लगती है। बोन स्कॉलर की स्वॉर्ड कम से कम हाई लेवल मैजिक वेपन होती है, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। और ऐसे हाई लेवल मैजिक वेपन के साथ यूजुअली मैचिंग स्वॉर्ड आर्ट भी होती है, जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मेरी अभी की कल्टीवेशन और पैसे को देखकर मैं बस उसके बारे में सोच ही सकता हूँ। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है और 3 महीने और गुजर जाते हैं। आखिरकार स्पिरिट राइस फिर से पक जाती है और इस सीजन में हार्वेस्टिंग और रिपनिंग के अलावा मैंने 11 10 मीटर से भी ज्यादा जीत लिया था, जिस पर टैक्स देने के बाद भी मेरे पास 390 कैटिस से ज्यादा बचा रहता है। और फिर पिछले सालों का इन्वेंट्री जोड़ने पर मेरा 0 मीटर रिजर्व 700 कैटिस से भी ऊपर पहुंच जाता है, जिसे चिंगयांग फेंग के अंदर रियल 0 मीटर फ्रीडम माना जा सकता है, जिस पर जीरो राइस की प्राइस अभी भी काफी हाई चल रही होती है। यह देखकर मैं सोचता हूँ कि प्राइस बढ़ने का फायदा उठाकर मुझे थोड़ा और सेल कर देना चाहिए, जिस पर शॉपकीपर लियो की जीरो राइस के लिए डिजायर अब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह दूर से ही अपने मैजिक वेपन को चमकाता हुआ नजर आता है। फिर वो लगातार कई
कई बार मेरे पास आता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं मिलता, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि अगली बार मुझे उसे थोड़ा हिस्सा देना ही पड़ेगा, नहीं तो वह सच में नाराज हो जाएगा। और फिर मेरे पास एक बाउल और आधा बाउल जितना बचा रहता है, जिस पर मैं चुपचाप सैकड़ों थिन टूथ राइस को निकालता हूँ। फिर उन 3 थॉर्नी स्ट्रिप्स के साथ उन्हें कोर्ट यार्ड में ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। इसके बाद सब कुछ तैयार हो जाता है, जिस पर मैं उन 3 थॉर्नी स्ट्रिप्स की स्पिरिचुअल एसेंस पर रिमाइंडर स्ट्रिप इस्तेमाल करता हूँ। और फिर मन में सोचता हूँ कि जब यह कामयाब हो जाएगा तो मैं इसे सिर्फ इन्हीं 3 प्लांट्स पर इस्तेमाल करूंगा, जिस पर लगता है कि यह बहुत जल्दी हार्वेस्ट होने वाला है। मेरी थोड़ी नर्वस नजरों के सामने वे 3 थिन टूथ राइस प्लांट्स पागलों की तरह ग्रो करने लगते हैं और 8 गुना तक बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्पिरिचुअल मैटर की ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होने लगती है। जब वह राइस क्रम्स को टच करती है, नेम थिन टूथ राइस क्रेजी स्ट्रिप एडवांस्ड स्पिरिचुअल लैंग्वेज टिप्स 5 लॉस 90%, राइस मल्टीप्लाई थिन टूथ राइस क्रेजी स्ट्रिप क्वालिटी इंप्रूवमेंट 1 लॉस 92%, राइस मल्टीप्लाई थिन टूथ राइस क्रेजी स्ट्रिप रिमाइंडर 5 लॉस 93%, जिस पर मैं देखता हूँ कि इस स्पीड से रिमाइंडर इफेक्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और शायद कल सुबह तक इसे हार्वेस्ट किया जा सकता है। अगली सुबह मैं उठता हूँ और हॉस्पिटल की तरफ आता हूँ, जिस पर मैं देखता हूँ कि वे 3 थिन टूथ राइस प्लांट्स पूरी तरह मल्टीप्लाई हो चुके हैं और फुल राइस क्रम्स से कांटेक्ट कर चुके हैं। यह पहली बार था जब मैंने लो ग्रेड स्पिरिचुअल क्वालिटी की पूरी सीरीज उगाई थी, जिस पर मैं थोड़ा एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह पाता। लेकिन भले ही चीजें घर पर थीं, उनके रिजल्ट अभी भी ऑर्डिनरी क्वालिटी के ही थे। वे हाई क्वालिटी 0 मीटर्स की रैंक में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि एक क्वालिटी को ऑर्डिनरी, बुटीक और टॉप इन 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, जिस पर मैं अपनी आंखों से उन्हें देखते हुए ऑलमोस्ट ड्रूल करने लगता हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उन 3 थिन टूथ राइस प्लांट्स को बहुत केयरफुली रिमूव कर देता हूँ, जिसके बाद 3 ग्रीन मैग्नेटिक स्ट्राइप लीव्स उस गीली जमीन पर चुपचाप तैरते हुए नजर आते हैं। यहीं से रियल प्लांटिंग ड्रामा शुरू होता है, जिस पर मैं अपने दिल की खुशी को दबाता हूँ और अपनी नजर उन सैकड़ों थिन टूथ राइस प्लांट्स पर डालता हूँ। इस बार मैं एक साथ एक मैग्नेटिक स्ट्राइप और एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैग्नेटिक स्ट्राइप यूज कर देता हूँ, जिसके 2 घंटे बाद छोटे कोर्टयार्ड में मौजूद थिन टूथ राइस पहले से कहीं ज्यादा लंबा ग्रो करने लगता है। और फिर उन सैकड़ों थिन टूथ राइस प्लांट्स में से 2 मैग्नेटिक स्ट्राइप्स निकलकर सामने आते हैं। नेम थिन टूथ राइस मैग्नेटिक स्ट्राइप वीक ची एंड ब्लड मैच्योरिटी 50%, नेम थिन टूथ राइस मैग्नेटिक स्ट्राइप वीक ची एंड ब्लड मैच्योरिटी 52%। यह देखकर मैं पूरी तरह शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि हर बार जब भी यह मैग्नेटिक स्ट्राइप रिफ्रेश होता है, ये मेरी अगली प्रैक्टिस से जुड़ा होता है, जिस पर मुझे महसूस होता है कि यह चीज सच में बहुत पावरफुल है। और अभी मेरे पास सबसे ज्यादा कमी QI एंड ब्लड की पावर की ही होती है, जिस पर एक अर्जिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप उन सैकड़ों स्पिरिचुअल मैटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन इफेक्ट धीरे धीरे स्लो पड़ने लगता है। फिर 7 दिन बाद छोटे कोर्टयार्ड में मौजूद थिन टूथ राइस का एक छोटा हिस्सा पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, जिस पर मैं अपने दिल की एक्साइटमेंट को अब और नहीं रोक पाता, क्योंकि यह एक हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस होता है। नेम थिन टूथ राइस मैग्नेटिक स्ट्राइप वीक ची एंड ब्लड मैच्योरिटी 100%, हार्वेस्टेबल। नेम थिन टूथ राइस मैग्नेटिक स्ट्राइप वीक ची एंड ब्लड मैच्योरिटी 100%, कैन बी हार्वेस्टेड। हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस ऑर्डिनरी थिन टूथ राइस से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसकी सरफेस पर ज्यादा ब्लड रेड लाइंस बनी होती हैं। रेड और व्हाइट का उसका मिक्स इतना अच्छा दिखता है कि वह बेहद खूबसूरत नजर आता है, जिस पर उसके अंदर मौजूद कोल्ड ऑरा और ची एंड ब्लड बढ़ाने वाला इफेक्ट ऑर्डिनरी थिन टूथ राइस से 3 गुना ज्यादा होता है। और यही चीज ची एंड ब्लड को बहुत तेजी से बढ़ाती है। हार्वेस्ट करने के बाद इस बार मुझे सीधे 6 पाउंड हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस मिलता है। फिर अगले आधे महीने में मैं धीरे धीरे बैचेस में काम करता हूँ, जिस पर कुछ हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस को सीड्स के लिए बचाकर रखता हूँ और बाकी बचे हुए 4 रिपनिंग मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को यूज करता हूँ। फिर वे बैच बाय बैच रिपन होते जाते हैं, जिसके बाद आखिर में मुझे कुल 30 पाउंड हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस और 4 वीक QI एंड ब्लड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स मिल जाते हैं, जिस पर QQIU फिर से रिपनिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप निकाल सकता है। हालांकि इस तरह इस्तेमाल करना थोड़ा वेस्टफुल लगता है, लेकिन मैं अब इतनी ज्यादा परवाह नहीं करता, क्योंकि इस समय सबसे जरूरी चीज है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को जितना जल्दी हो सके इंप्रूव करूं। जिस पर मैं मन ही मन हिसाब लगाता हूं कि अगर इन 30 पाउंड हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस को चिंगयांग में शी के पास रखा जाए तो अनगिनत लोग इसे पाने के लिए टूट पड़ेंगे। इसकी वैल्यू लगभग इमेजरेबल है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इसे छुपा कर रखना ज्यादा सही है, क्योंकि अभी मेरी स्ट्रेंथ बहुत लो है और शान रियलम में ज्यादा अटेंशन खींचना सही नहीं होगा, जिस पर लो प्रोफाइल में रहना ही सबसे अच्छा रहता है, ताकि किसी नए ट्रबल को इन्वाइट न करना पड़े। उसी शाम मैं एक पॉट हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस पकाता हूँ, जिस पर पॉट से निकलते ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है और उसका पावरफुल ची एंड ब्लड गेन इफेक्ट काउंटलेस चेन मॉडिफिकेशन से भी ज्यादा टेम्पिंग लगता है, जिस पर ऐसी चीजें सिर्फ एसेक्टी के बड़े लोग ही एंजॉय कर सकते हैं। इसे रियल वाइन एंड फूड कहा जा सकता है। मैं उसकी स्मेल लेते हुए ऑलमोस्ट ड्रूल करने लगता हूँ। फिर राइस को लेकर बेडरूम में जाता हूँ और बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठ जाता हूँ, जिसके बाद मैं अपने कपड़ों को एडजस्ट करके खुद को हाइड करता हूँ। फिर कुछ ही देर में पूरा पॉट साफ हो जाता है, जिस पर मेरे शरीर के अंदर रेड हॉट एनर्जी का एक भयानक टॉरेंट फूट पड़ता है। यह महसूस करते ही मैं तुरंत 100 ट्रेजर ग्लास एसेंस ऑपरेशन मेथड को फॉलो करता हूँ और ची एंड ब्लड को
ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ, जिस पर इंसेंस के खत्म होने तक मेरी स्किन पूरी तरह रेड हो जाती है और फिर जोश चेंजिंग के ऊपर एक हल्की रेड मिस्ट तैरती हुई महसूस होने लगती है, जो QIN ब्लड को अंदर तक लेकर जाकर रिफाइनिंग वाटर के साइंस शुरू करता है और ब्लड एक्सचेंज की शुरुआत होती है। इस मेथड को खुद प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फील होता है कि इसमें कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये बहुत जेंटल होता है। पूरा शरीर वार्म होने लगता है और धीरे धीरे गर्म और सूजा हुआ फील होने लगता है। जल्दी ही मेरा पूरा शरीर एक रेड बॉल की तरह बन जाता है और स्किन से लगातार ब्लड की छोटी छोटी बूंदें निकलने लगती हैं, जो पुराने ब्लड को रिप्लेस कर रही होती हैं, जिस पर मैं अपने दांत भींच लेता हूँ। मेरी हर थॉट और मूवमेंट के साथ सी के अंदर मौजूद ची एंड ब्लड की एक हल्की मैग्नेटिक स्ट्राइप एक्टिवेट होने लगती है, जिसके बाद ची एंड ब्लड का बहुत बड़ा बूस्ट लहरों की तरह मेरे अंदर दौड़ पड़ता है और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी स्टीमर के अंदर हूँ। पूरे शरीर की हीट अब बर्दाश्त के बाहर होने लगती है, जिस पर लगातार बहता हुआ ची एंड ब्लड बदलना शुरू करता है और मेरे शरीर में पागलों की तरह दौड़ने लगता है। धीरे धीरे जो पुराना ब्लड रिप्लेस हुआ था वह मेरे शरीर की सरफेस पर जमा होने लगता है और पूरे शरीर को ची के साथ कवर कर देता है, जिसके बाद वह एक बहुत बड़ा ब्लड कोकून बन जाता है। उस ब्लड कोकून के अंदर रेड लाइट लगातार चमकती रहती है और हार्ट बीट के साथ फ्लिकर करती रहती है। फिर पूरे 2 घंटे बाद उस ब्लड कोकून पर एक हंटिंग पैटर्न दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे वह हंटिंग पैटर्न फैलता जाता है वैसे वैसे पूरा ब्लड कोकून धीरे धीरे टूट कर गिरने लगता है, जिस पर क्रैक की आवाज के साथ मेरे शरीर के अंदर पैदा हुई एक नई ताकत बाहर आने लगती है। ये QIN ब्लड की एक और भी मिस्टीरियस पावर होती है, जिस पर QIN ब्लड की इस पावर का जन्म यह दिखाता है कि मैं ऑफिशियली बाइबाओ फ्लुएंट एसेंस के फर्स्ट लेवल में एंटर कर चुका हूँ और ची एंड ब्लड की पहली ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर चुका हूँ। और फिर ची एंड ब्लड की पावर के ब्लेसिंग से मेरे पूरे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसा फील होता है जैसे मेरे अंदर एंडलेस पावर भरी हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा लगता है जैसे उन ऑर्गन के ऊपर कोई फिल्म चिपक गई हो, जिस पर मैं उठकर छोटे कोर्टयार्ड में जाता हूँ, फिर अपनी मुट्ठी कसकर ट्री के नीचे पड़े ग्रेफाइट पर जोर से पंच मार देता हूँ, जिसके साथ ही ग्रेवल उड़ने लगती है और वह हार्ड ग्रेफाइट मेरे एक ही पंच से काउंटलेस पीसेस में टूट जाता है। यह देखकर मैं खुशी से भर जाता हूँ, क्योंकि यह ताकत ऑर्डिनरी चेन से बहुत ज्यादा थी, जिस पर मैं और भी एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मुझे इस टेक्निक को और प्रैक्टिस करना है। फिर मैं अपने हाथों को देखता हूँ और फ्यूचर के लिए मेरे अंदर फिर से होप भर जाती है। शायद आने वाले दिनों में कॉर्नर से आगे निकलने का रास्ता मुझे आखिरकार मिल गया था। इसके बाद मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ बाइबाओ फ्लुएंट एसेंस को कल्टीवेट करता रहता हूँ और जैसे ही मुझे राइपनिंग मैग्नेटिक स्ट्राइप मिलती है मैं तुरंत उसे हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस पर यूज कर देता हूँ, जिस पर लगातार थिन टूथ राइस मिलता रहता है, जो QIN ब्लड को रिप्लेनिश करता रहता है। सिर्फ एक दिन पहले तक मेरी चेन प्रोग्रेस लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन बड़ी मात्रा में हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस और वीक QIN ब्लड मैग्नेटिक स्ट्राइप्स के स्टैक की वजह से मैं बाइबाओ फ्लुएंट एसेंस को सीधे 3rd लेवल तक कल्टीवेट कर लेता हूँ, जिस पर अगर सॉफ्ट थीफ को इसके बारे में पता चल जाता तो शायद वह खून की उल्टी कर देता। और तभी मुझे समझ आता है कि जब भी वह थिन टूथ राइस का नाम सुनता था उसकी आंखें क्यों चमकने लगती थीं, क्योंकि ये चीज एनर्जी और इफेक्ट दोनों में सबसे ऊपर थी और कल्चरेशन करते हुए मैं इसे बहुत गहराई से फील करता हूँ। इसके बाद अगले 6 महीनों तक ट्रीटमेंट के अलावा और कुछ खास नहीं होता, लेकिन फिर सुल्तान अचानक खुद मुझसे मिलने 2 बार आता है। मैंने उसे आधे साल से नहीं देखा था और अब वह लाइकर रिफाइनिंग के 6th लेयर तक पहुंच चुका था, जिस पर उसकी कल्चरेशन स्पीड देखकर मैं फिर से अल्केमिस्ट की इंप्रूवमेंट स्पीड से शॉक्ड रह जाता हूँ। सच में ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। हर बार जब सुल्तान मास्टर आता है तो मैं उससे डिस्कशन करता हूँ और फिर 2 बार 100 पाउंड एल्फ राइस के बदले मैं उससे एनहांसमेंट के 2 पीसेस एक्सचेंज करता हूँ, जिस पर सुल्तान मास्टर लाइकर की 7 मना जायंट स्पिरिट पिल के लिए एग्री कर जाता है। फिर एक दिन सुल्तान मास्टर दोबारा आता है, जिस पर इस बार मैं सिर्फ एल्फ राइस ही नहीं बनाता बल्कि हॉस्पिटैलिटी के लिए हाई क्वालिटी लीक्स भी तैयार करता हूँ, जिस पर वह मुझे कहता है, चिंदाओयू, मैं इस बार यहाँ स्पिरिचुअल राइस खरीदने नहीं आया हूँ बल्कि तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं थोड़ा क्यूरियस हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सीक्रेटली खुद को सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल फार्मर मानता हूँ। स्पिरिचुअल राइस के अलावा ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसका सुल्तान मास्टर मेरे साथ डील करना चाहता है, जिस पर सुल्तान मास्टर सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है, मैं एक एलिक्स रिफाइन करने वाला हूँ और फ्यूचर में मुझे बहुत सारी मेडिसिनल फॉरेस्ट फ्लावर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही वह तुरंत एक ब्लूग्रास जैसी एसेंस फ्लावर निकालता है जो फ्रॉस्ट की तरह कंडेंस्ड होती है। उसके स्टेमेंस फीके पड़ चुके होते हैं। फिर वह कहता है, ये एक स्पिरिचुअल मैटर है, इसकी मैच्योरिटी साइकिल करीब 1 साल की है और इसका फ्लावरिंग पीरियड सिर्फ 7 दिन का होता है। इसके फ्लावर्स का यूज मेडिसिन और एल्केमी दोनों में होता है। मैंने इसके बारे में स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ा हुआ था और मुझे याद आता है कि सुल्तान ने कहा था कि यह हीरोइक स्पिरिट फ्लावर कई हाई क्वालिटी एलिक्सर्स और वॉशिंग वाटर पिल्स को रिफाइन करने के लिए जरूरी चीज है और वॉशिंग पिल आगे की कल्चरेशन में ब्रेक थ्रू के लिए यूज होने वाली एक मिराक्युलस मेडिसिन होती है, जिसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिस पर मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ, क्या वह हाई ग्रेड पिल मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है? लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि सुल्तान मास्टर ने लिंग्यू सेक्ट के किसी स्पिरिचुअल मास्टर को ढूंढने के बजाय मुझे एक लो लेवल स्पिरिचुअल फार्मर
धर्मर को क्यों चुना, जिस पर वह हंसते हुए कहता है, सू को सेक्ट के बंधनों में बंधना पसंद नहीं है। अगर मैं लिंगयू सेक्ट के लोगों को बुलाता तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती। यह सुनकर मैं सिर हिला देता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ, यह स्पिरिट फ्लावर एक स्पिरिचुअल मैटर है, मैंने इसे पहले कभी नहीं उगाया। मुझे डर है कि जिस पर सुल्तान मास्टर बीच में ही बोल पड़ता है, क्विंडॉग तुम मजाक कर रहे हो, थिन टूथ राइस जैसी मुश्किल स्पिरिचुअल मैटर को भी तुम सक्सेसफुली ग्रो कर चुके हो, तो ये स्पिरिचुअल फ्लावर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी। और फिर वह कहता है, इसके अलावा स्पिरिचुअल फ्लावर के सीड्स मैं खुद दूंगा। सक्सेसफुल प्लांटिंग के बाद मैं एक प्लांट के लिए 15,000 स्पिरिट स्टोन्स तक खरीदने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। फिर भी मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि सल्टन शायद मना नहीं करेगा, जिस पर मैं उससे कहता हूँ, आप बताइए, मैं आपके लिए यह शिलिंग फ्लावर लगा सकता हूँ, और जब यह मैच्योर हो जाएगा तब मैं इसमें से सिर्फ थोड़ा अलग रखूंगा, बाकी सब आपको वापस दे दूंगा। लेकिन बदले में मैं मास्टर सुल्तान से एल्केमी के 1-2 हाथ सीखना चाहता हूँ। यह सुनकर मास्टर सुल्तान कुछ पल के लिए चौंक जाता है, फिर वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है, जिसके बाद वह हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तो तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? फिर वह कहता है, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच लो, एल्केमी की आर्ट सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स ही नहीं खाती, बल्कि इसमें बहुत टैलेंट भी चाहिए होता है, और हर कोई इसे नहीं सीख सकता। जब समय आए तब मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। यह सुनते ही मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं काफी समय से इसी चीज का इंतजार कर रहा था, और अगर एक बार यह सीख गया तो बाकी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स की मदद से मैं काफी टाइम बचा सकता हूँ, जिस पर मैं मन ही मन खुश होने लगता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा प्लान था कि मैं यहाँ और 3 साल रुकूं। फिर सुल्तान कहता है, ठीक है, तुम मेरे लिए 3 साल तक एलेक्स प्लांट करना, और बदले में मैं तुम्हें अपनी एल्केमी एक्सपीरियंस दूंगा। डील पक्की? इसके बाद वह एक किताब निकालकर मुझे देता है और कहता है, यह एल्केमी की बेसिक चीजें हैं, सबसे बेसिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और फर्नेस के ऊपर हीट को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब तुम्हें समझना होगा। इसके अंदर जब मैंने शुरुआत में स्टडी की थी तब के नोट्स हैं, तुम इसे पहले अच्छे से पढ़ लो। जिस पर वह एक प्री इंस्पेक्शन निकालकर मुझे दे देता है। मैं उसे हाथ में लेता हूँ और जैसे ही खोलकर देखता हूँ, उसके अंदर एल्केमी की 3 मेडिसिन और फर्नेस की हीट के बारे में लिखा हुआ होता है। पहले मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक बुक होगी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि इसमें ज्यादातर चीजें सुल्तान मास्टर के खुद के हैंड राइटन स्टडी नोट थे, और वह इतने डिटेल में लिखे हुए थे कि सिर्फ ये नोटबुक ही उसके लिए 3 साल काम करने के बराबर थी, जिस पर मैं खुशी खुशी वह नोटबुक रख लेता हूँ। फिर अपना ग्लास उठाकर सुल्तान मास्टर की तरफ बढ़ाता हूँ और उसे टोस्ट करता हूँ। इसके बाद हम दोनों डील पक्की कर लेते हैं और खाना कंटिन्यू करते हैं। तभी बाहर से डोर नॉक होने की आवाज आती है, जिस पर मैं सुल्तान मास्टर से कहता हूँ, आप पहले खाइए, मैं जाकर डोर खोलता हूँ। फिर मैं बॉल नीचे रखकर उठता हूँ और डोर खोल देता हूँ, लेकिन जैसे ही डोर खुलता है मैं देखता हूँ कि बाहर थीफ खड़ा था, जिस पर मैं उसे अंदर बुलाने लगता हूँ, लेकिन वह हाथ हिलाकर कहता है, जरूरत नहीं, मैं इस बार भी हमेशा की तरह कुछ 0 मीटर लेने आया हूँ। लेकिन जैसे ही वह अंदर नजर डालता है, उसकी नजर टेबल पर बैठी फाइट रोप वाली फिगर पर जाती है, और वह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान मास्टर होता है। यह देखकर वह कुछ देर के लिए पूरी तरह रुक जाता है। उसके चेहरे पर शौक साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकता था कि सुल्तान मास्टर यहाँ होगा, और वह भी मेरे साथ बैठकर खाना खा रहा होगा। जिस पर वह जल्दी से सुल्तान मास्टर को ग्रीट करता है, लेकिन बैठता नहीं। फिर उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर जाती है। वहाँ 0 राइस, 0 वाइन और शेकिंग बीस्ट का लीन मीट रखा होता है। ऐसा खाना कम से कम 5 स्नैक्स के बराबर था। यह देखकर उसके मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है, जिस पर वह मन ही मन सोचता है कि शायद उसने मुझे बहुत कम समझा था। हालांकि उसके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह मुझे पहले से ज्यादा समझ नहीं पा रहा था। फिर वह मुझसे कहता है, छिन, मैं खाना नहीं खाऊंगा, और मेरे पास अभी भी वही चीज है पुराने रूल के हिसाब से, जिस पर मैं 80 पाउंड 0 राइस निकालकर उसे दे देता हूँ। वह कैजुअली उसे चेक करता है और फिर स्टोरेज बैग में रख देता है। इसके बाद वह 20 स्नैक्स निकालकर मुझे दे देता है। 0 राइस खरीदने के बाद वह हम दोनों से थोड़ी देर और बात करता है। फिर वह उठता है और वहां से चला जाता है। मैं उसे बाहर तक छोड़कर वापस डिनर टेबल पर आकर बैठ जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, हाल ही में 0 मीटर मार्केट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन सुल्तान मास्टर के सामने ये अभी भी कुछ नहीं है। जिस पर सुल्तान कहता है, मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल फील्ड के पास एक जमीन किराए पर लेने वाला हूँ, तुम वहीं पर इसे लगा सकते हो। मैं स्पिरिचुअल सीड को रख लेता हूँ और जोर से सिर हिला देता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अभी भी सोच रहा था कि पता नहीं यह हीरोइक फ्लावर मेरी टेक्निक के साथ काम करेगा या नहीं। कुछ दिनों बाद मैं सुल्तान के ट्री से वह लैंड रेंटल टोकन ले लेता हूँ। सच कहूँ तो हीरोइक स्पिरिट फ्लावर को लगाने को लेकर मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं था, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट ज्यादा हाई नहीं थे, नहीं तो इस स्पिरिचुअल वेन के साथ इसे छुपाना मुश्किल हो जाता। लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हीरोइक स्पिरिट फ्लावर की सबसे मुश्किल चीज उसके ब्लूम होने के बाद पॉलिनेशन होगी, क्योंकि बाकी स्पिरिचुअल मैटर्स से अलग इसमें 7 दिन के फ्लावरिंग पीरियड के अंदर कम से कम 7 पॉलिनेशन पूरे करने पड़ते थे, और साथ ही इसमें काफी स्पेल पावर भी चाहिए होती थी। अगर पॉलिनेशन कम हो जाए तो फ्लावरिंग पीरियड जल्दी खत्म हो जाता, और फिर उसकी मेडिसिनल पावर भी कम हो जाती, जिसकी वजह से उसे रिफाइनिंग में यूज नहीं किया जा सकता। यह बात सुनकर मैं पूरी तरह फंस जाता हूँ, क्योंकि भले ही मैं इसे जल्दी रिपन कर सकता हूँ, लेकिन क्या अब मुझे खुद जाकर फूलों की पॉलिनेशन करनी पड़ेगी? जिस पर मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर मैं स्पिरिचुअल प्लेस को उठाकर स्पिरिचुअल फील्ड में ले जाता हूँ और वहां जमीन को पलटना शुरू करता हूँ। रेनोवेशन पूरा होने के बाद मैं सुल्तान के दिए हुए स्पिरिचुअल सीड्स को कुल 3 एकड़ जमीन में लगा देता हूँ। फिर मैं अपने सामने उस स्पिरिचुअल फील्ड को देखकर सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाता हूँ। इसके बाद मैं अल्टीमेट स्पिरिचुअल लैंग्वेज टेक्निक यूज करता हूँ। अब यह
स्मूथली ग्रो करेगा या नहीं, यह सिर्फ भगवान पर डिपेंड करता था। अगर ये काम नहीं करता तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता और वह था मेरा रिपेनिंग ट्रिक। क्योंकि पिछले 6 महीनों में मैंने मैग्नेटिक स्ट्राइप सी के अंदर काफी चीजें जमा करके रखी हुई थी। वीक माना 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका था, वीक ची एंड ब्लड 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका था, एडवांस्ड स्पिरिचुअल लैंग्वेज टेक्निक 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी थी, रिपनिंग 1 टाइम मल्टीप्लाई हुई थी, बाकी की मैग्नेटिक स्ट्राइप्स 100 ट्रेजर ग्लास एसेंस को कल्टीवेट करते करते खत्म हो चुकी थी। स्पिरिचुअल हर्ब लगाने के बाद मैं वापस घर आता हूँ और कल्चरेशन शुरू कर देता हूँ। फिर मैं धीरे से एक खूबसूरत बाथ बॉटल खोलता हूँ जिसके अंदर 2 साइन कलर की एलिक्सर्स रखी होती हैं। उनके ऊपर से डांशियांग की खुशबू आ रही होती है। यही जायंट स्पिरिट पिल थी जिसे मैंने आखिरकार एक 100 पाउंड स्पिरिचुअल राइस देकर सुल्तान से एक्सचेंज किया था, जिस पर मैं कॉल्सप्ड बेड के पास घास पर बैठ जाता हूँ। फिर एक एलिक्सर निकालकर निगल लेता हूँ। जैसे ही वह अंदर जाती है उसकी मेडिसिनल पावर मेरे शरीर में फैलने लगती है और लगातार मेरे मेरिडियंस को चौड़ा करती रहती है, जिसके साथ माना चलने की स्पीड भी काफी बढ़ जाती है, जिस पर मैं तुरंत चांगचुन पैलेस टेक्निक चलाना शुरू कर देता हूँ ताकि इस पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकूं। 2 घंटे बाद मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। मेरा चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो चुका होता है। यह जायंट स्पिरिट पिल सच में ची ट्रेनिंग पीरियड की कल्चरेशन बढ़ाने वाली स्पिरिट पिल होने के लायक थी, क्योंकि इससे बढ़ने वाला माना वीक माना मैग्नेटिक स्ट्राइप से भी कहीं ज्यादा था, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि इसकी एक पिल मेरी 1 साल की मेहनत के बराबर थी। अगर मैं यह पिल हर दिन खा पाता तो शायद बहुत जल्दी क्यूआई ट्रेनिंग के 4th लेयर तक पहुंच सकता था, लेकिन फिर भी मैं इसे सीक्रेटली संभाल कर रखता हूँ और कल्चरेशन खत्म होने तक मेरा मूड बहुत अच्छा हो चुका होता है, जिस पर मैं सोचता हूँ कि अब शॉपकीपर लियो के पास जाना चाहिए। मैं प्लान करता हूँ कि उसके पास स्पिरिचुअल राइस का एक हिस्सा बेच दूं और साथ में यह भी देखूं कि क्या वहां बाथरूम विंड स्प्रिंग वाला स्पेल मिल सकता है। अब मेरे पास हाई क्वालिटी थिन टूथ राइस थी, इसलिए ऑर्डिनरी एल्फ राइस को ज्यादा स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं थी। इससे अच्छा था कि जब प्राइस अच्छी हो तभी इसे बेच दिया जाए, जिस पर मैं कैप्चर मैजिक वेपन लेकर निकलता हूँ। पेनहू डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करता हूँ, फिर कई मोड़ घूमने के बाद मेन रोड पर पहुंच जाता हूँ और आखिरकार जुक्सवान पैवेलियन के अंदर पहुंच जाता हूँ। अंदर जाते ही शॉपकीपर लियो अपने हमेशा वाले स्माइल के साथ मेरा स्वागत करता है। वह कहता है, अरे क्विन फिर आ गया, जल्दी अंदर आओ और टी लाओ, जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहता। फिर स्पिरिचुअल राइस के 3 बड़े बैग्स निकालकर टेबल पर रख देता हूँ। यह देखकर शॉपकीपर लियो का स्माइल और चौड़ा हो जाता है। फिर वह कहता है, ये तो 300 पाउंड से भी ज्यादा लग रहा है। वह स्पिरिचुअल राइस को ले लेता है, फिर मुझे स्नैक्स देता है, जिस पर मैं उससे पूछता हूँ, शॉपकीपर लियो, स्पिरिचुअल राइस की प्राइस अभी भी वही है या फिर बढ़ गई है? यह सुनकर शॉपकीपर लियो थोड़ा इधर उधर देखता है, फिर धीरे से कहता है, क्विन, अब आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल राइस की प्राइस शायद नहीं बढ़ेगी। फिर वह और पास आकर कहता है, इसके उल्टा फ्लोटिंग टैलिस्मैन और लाइफ सेविंग एलिक्सर की प्राइस थोड़ी बढ़ने वाली है। अगर तुम्हें चाहिए तो जल्दी ले लो, कुछ दिनों बाद प्राइस बदल जाएगी। जिस पर मैं पूछता हूँ, ऐसा क्यों? वह कहता है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन लिंग्यूमेन और जिन्यून वैली के बीच फ्रंट लाइन पर हालात खराब हो गए हैं। बैरक अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे हैं और लगातार बहुत कैजुअलिटीज हो रही हैं। अब लिंग्यू सेक्ट फिर से लूज कल्टीवेटर्स को बुलाने वाली है ताकि उन्हें बार्बियन कल्टीवेशन एरिया में कैनन फोडर की तरह भेजा जा सके। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, क्या आपके यहाँ इंपीरियल हिस्टोरियन फेंकवन वाला स्पेल मिलता है? जिस पर शॉपकीपर लियो हंसने लगता है, फिर कहता है, हमारी दुकान में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मिलती। इसके बाद वह कुछ जेड स्लिप्स निकालकर मेरे सामने रख देता है, फिर कहता है, ये देखो, यूशोजू डवर्मिंग कंट्रोल 0 एसेंस सब है और तुम्हें 10% डिस्काउंट भी दूंगा। इनमें से कोई भी सिर्फ 3000 स्नैक्स का पड़ेगा। यह सुनते ही मैं तुरंत सिर हिला देता हूँ, क्योंकि हर बार ये बूढ़ा मुझे मेरे सारे स्नैक्स खर्च करवाने की कोशिश करता है। सच में बिजनेस करने में इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि 0 राइस की प्रोडक्शन बढ़ने के बाद मेरे पास थोड़ी सेविंग हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक टेक्निक मेरी पूरी पॉकेट खाली कर सकती थी। कल्टीवेशन करना सच में बहुत पैसा खाता था। ऐसा लग रहा था जैसे यह मेरी जान ही ले लेगा। जिस पर मैं उससे पूछता हूँ, मिड ग्रेड के कैप्चर्ड रोड कितने के हैं? यह सुनकर शॉपकीपर लियो पहले थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, क्योंकि मैंने स्पेल नहीं खरीदा, लेकिन अगले ही पल वह फिर से खुश हो जाता है। फिर वह कहता है, मिडिल ग्रेड फायर क्लाउड स्वॉर्ड 80 स्नैक्स, मिडिल ग्रेड थंडर स्वॉर्ड 100 स्नैक्स और मिडिल ग्रेड गोल्ड कट ऑफ 80 स्नैक्स। यह सुनकर मैं बिना सोचे कहता हूँ, मुझे एक मिडिल ग्रेड थंडर स्वॉर्ड चाहिए। जिस पर शॉपकीपर लियो बहुत खुश हो जाता है, फिर तुरंत एक ब्लू कलर का थंडर स्वॉर्ड निकाल कर मुझे दे देता है। मैं थंडर स्वॉर्ड ले लेता हूँ और डील पूरी हो जाती है। इसके बाद भी शॉपकीपर लियो बहुत एंथुसियाज्म के साथ मुझे बाहर तक छोड़ने आता है। मैं ज्यूशुआन पैवेलियन से बाहर निकलता हूँ और चिंग्यांग की मेन रोड पर धीरे धीरे चलने लगता हूँ। सड़क के दोनों तरफ हर तरह की शॉप्स और डेकोरेशंस लगी हुई थी। हर तरफ लोग आते जाते दिख रहे थे, लेकिन इस बार मुझे वहाँ काफी सारे नए चेहरे दिखाई दे रहे थे। शायद हाल की सिचुएशन की वजह से बहुत सारे कल्टीवेटर्स यहाँ आ गए थे। जिस पर मैं सड़क पर चलते चलते इधर उधर देख रहा था। तभी एक जगह के दरवाजे के पास खड़ी कूल कपड़े पहनी हुई एक चिंगशान फीमेल कल्टीवेटर मुझे जोर से आवाज लगाती है,